अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है ना। यार मेरी ब्लैक शर्ट तो प्रेस करवा दो साहिदा से। उसे चंद घंटे गुजरे थे ऑफिस से घर आए हुए, लेकिन उसे मीटिंग के सिलसिले में दोबारा जाना था। वो ऐना से दोस्ताना लहजे में बोला। 3 दिन पहले सुबह जो तलकलामी इन दोनों के दरमियान हुई थी, तब से ही ऐना ने उससे बातचीत तर्क की हुई थी। रूहान को अपने रवैये का एहसास था। वो गुस्से में उससे काफ़ी ज़्यादती कर चुका था, मगर अब फिर हर दफ़ा की तरह पेशेमान था। जी, ऐना मुख्तसर सा जवाब देकर वार्डरोब से उसकी शर्ट निकालने लगी। 3 दिन से वो रूहान की हर बात का इसी तरह मुख्तसर जवाब दे रही थी। 3 दिन से रूहान ऑफिस से घर आते हुए डेली उसके लिए पिंक कलर के बेला के रोज़ लेकर आ रहा था। ऐना इन रोज़ को भी नज़रअंदाज किए हुए थी। उसका बहुत दिल चाहा था कि 2 दिन पहले जहांगीर के साथ घर चली जाए, मगर बहुत मुश्किलों से उसने खुद को रोका था। ये वाली शर्ट थोड़ी कह रहा हूँ मेरी जान, वो वाली ब्लैक शर्ट जो पिछले महीने तुम मेरे लिए लेकर आई थी। ऐना ने वार्डरोब से उसकी शर्ट निकाली, जिससे रूहान बेड पर फेंक कर ऐना की कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला। ओके। ऐना अपनी कमर से उसके दोनों हाथ हटाकर दोबारा मुड़ी और अपनी लाई हुई ब्लैक कलर की शर्ट निकालने लगी। रूहान के ऊपर ब्लैक कलर बहुत सूट करता था, चाहे वो कमीज शलवार हो या पैंट शर्ट। ऐना को महसूस होता था उसकी पर्सनैलिटी पर ये कलर काफ़ी जचता है। ऐना उसके लिए शर्ट निकाल ही रही थी, तब उसे अपनी पुश्त पर रूहान की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले वो पलटती रूहान उसके गिर्द अपने दोनों बाजू हमाइल कर चुका था। उसे खुद से करीब करता हुआ उसके बालों को अपने होंठों से छूने के बाद वो ऐना के कंधे पर अपने होंठ रख चुका था। ऐना ने एक बार फिर उसके हाथ हटाकर खुद को आज़ाद किया। वो जाने के लिए मुड़ी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानती हो ये बेला के रोज़ मैं तुम्हारे लिए क्यों लेकर आ रहा हूँ? जब किसी से दोस्ती में पहल की जाती है तो ही बेला के रोज़ दिए जाते हैं। यार गुस्सा आता है तो मैं बहुत ही स्टूपिड बन जाता हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा देर तक खफा भी नहीं रह सकता ना। तुम्हें रहने दे सकता हूँ। प्लीज़ दोस्ती कर लो। इस तरह खामोश होगी तो मुझे बुरा लगेगा। रूहान अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर बोला। आपसे दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है रूहान। आपको दोबारा गुस्सा आएगा, आप दोबारा मुझे मारेंगे और दोबारा बिरला के रोज़ मेरे लिए ले आएंगे। ऐना रूहान के हाथ अपने गालों से हटाते हुए कहकर कमरे से जाने लगी तो रूहान ने उसको बाजू से थाम कर दोबारा ऐना का रुख अपनी तरफ किया। फिर इस तरह कब तक खफा रहोगी ये बताओ? रूहान अब की बार ऐना से संजीदगी से पूछने लगा। जब तक आप मुझे फरवा के बारे में सच नहीं बता देते। ऐना जितनी संजीदगी से बोली उतनी ही तेज़ी से रूहान के चेहरे के जाविये बिगड़े। ऐना तुम एक अनजान लड़की के लिए हमारे रिश्ते को ख़राब कर रही हो। रूहान उसको बाजों से हाथ हटाकर अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला। आपकी मशकूक हरकतें हमारा रिश्ता ख़राब कर रही हैं। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप फरवा को कहाँ लेकर गए थे उस रात। ऐना रूहान को देखते हुए बोली। चंद मिनट तक रूहान खामोशी से ऐना का चेहरा देखते रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। आगोल आकर बाहर का दरवाज़ा लॉक कर लो। आगोल तेज़ी से कलम चलाते हुए अपने नोट्स तैयार कर रही थी, तब जहांगीर बेडरूम में झांकते हुए उससे बोला था। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? आगोल ने सर उठाकर देखा तो जहांगीर कैजुअल ड्रेस में मलबूस शोल्डर पर गन होस्टर बांधे बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे वापसी पर। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना याद से। जहांगीर उसको बोलता हुआ चला गया। वो शाम जल्दी घर आ गया था। रात का खाना खाने के बाद उसके मोबाइल पर शकील की कॉल आई, जिस पर शकील ने उसे बताया कि एक कार पुलिस स्टेशन के बाहर किसी लड़की की डेड बॉडी फेंक कर गई है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ जहांगीर को जाना पड़ रहा था। अगोल गायब दिमागी में जहांगीर की बात पर सर हिलाकर दोबारा नोट्स बनाने में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो अपने नोट्स पर थी। 3 दिन से वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे। इन दोनों का रिलेशन इस हद तक नॉर्मल हुआ था कि वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे। 3 दिन से आगोल खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर जहांगीर के साथ खाना खाती। ये चेंज जहांगीर को बहुत अच्छा लगा था, मगर उसका जहांगीर ने आगोल के सामने कोई ख़ास इजहार नहीं किया था। हाँ, 3 दिन से वो रात गए तक पुलिस स्टेशन से घर नहीं लौटता था। कोशिश करके शाम में ही आ जाता था। परसों वो दोनों खाने के बाद वॉक पर निकले थे। आपस में बातें करते करते इतने आगे निकल गए कि इन दोनों को ही एहसास नहीं हुआ। यह पहली बार था जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से इतनी ढेर सारी बातें की थी। एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताई थी। एक दूसरे से अपने बचपन के वाक़यात शेयर किए थे। मज़ीद एक दूसरे के ख्याल जाने। इस तरह एक दूसरे से ढेर सारी बातें करना इन दोनों को ही बहुत अच्छा लगा था, जिसका इजहार इन दोनों ने ही एक दूसरे से नहीं किया। जबकि कल जहांगीर ने डिनर करने के बाद एक मूवी लगा दी थी, जिसमें फ़नी सीन्स देखकर वो दोनों ही हंस रहे थे और साथ मूवी को एंजॉय कर रहे थे। आगोल को लगा था वो कितने दिनों बाद यूँ खुलकर हंसी थी। जहांगीर भी अपनी आदत के बरखिलाफ फ़नी सीन्स पर हंसते हुए मूवी देख रहा था, मगर वक्फे वक्फे से उसकी नज़र अपने बराबर में बैठे आगोल पर पड़ती। वो ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई मूवी को खूब एंजॉय कर रही थी। जहांगीर उसको भी देख कर मुस्कुरा देता, क्योंकि वो इस वक्त हंसती हुई उसे बहुत क्यूट लग रही थी।
मगर अचानक से इन दोनों की हंसी को ब्रेक तब लगा जब मूवी में मौजूद हीरो और हीरोइन रोमांटिक हुए। अब जहांगीर बिल्कुल सीरियस होकर खामोशी से स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था, जबकि उसके करीब बैठे अगोल नजरें नीचे झुकाए चोट निगाहों से कभी स्क्रीन को देखती तो कभी अपने बराबर में बैठे जहांगीर को, तो कभी उसकी नज़र अपने और जहांगीर के बीच में रिमोट पर जाती। जब हीरो हीरोइन का मजीद जज्बाती मंजर शुरू हुआ तो जहांगीर की नजरों का जाविया खुद ब खुद अगोल की तरफ गया। वो रिमोट को देख रही थी। जहांगीर ने दोबारा अपनी निगाहें स्क्रीन की तरफ कर ली। मूवी में मौजूद सीन मजीद बोल्ड होने लगा। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, जहांगीर ने स्क्रीन से नज़र हटाकर दोबारा अगोल को देखा, जो सर नीचे झुकाए अपने दुपट्टे से खेल रही थी। मूवी में जो सीन चल रहा था, अगोल से अब नजरें भी नहीं उठाई जा रही थी। जहांगीर के दिल में इस वक्त ना जाने क्या ख्याल आया जो उसने अगोल का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने की देर थी। अगोल जो कि पहले से ही घबराई हुई बैठी थी, चीख मारकर एकदम पीछे हुई, जिस पर जहांगीर एकदम शर्मिंदा हो गया। वो अगोल को वजाहत देने लगा कि वो तो रिमोट उठा रहा था, गलती से उसका हाथ अगोल के हाथ आ गया। जहांगीर के कमरे से जाने के बाद अगोल को कल कितनी ही देर तक अपनी हरकत पर अफसोस हुआ था। जहांगीर को घर से निकले हुए मुश्किल से 15 मिनट गुजरे थे। अगोल नोट्स बनाने में इतनी मगन हुई कि वो जहांगीर की हिदायत पर अमल करना भूल गई। चूँकि वो तब जब उसे महसूस हुआ कि बाहर किसी ने दरवाज़ा खोला है, तब उसे याद आया कि वो अंदर से दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। कौन? अगोल जल्दी से बेड से उठी। बेडरूम से बाहर निकलकर बुलंद आवाज़ में पूछती हुई वो लाउंज के अंदर आई। तब 2 आदमी लाउंज के अंदर दाखिल हो चुके थे। कौन हो तुम दोनों? घर के अंदर कैसे आए? अगोल हैरत से इन दोनों को देखते हुए पूछने लगी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यही है वो बुलबुल, काबू कर इसे, उनमें से एक आदमी ने अपने साथी को बोला था। इससे पहले वो दोनों अगोल की तरफ बढ़ते वो भागते हुए जल्दी से लाउंज में मौजूद स्लाइड डोर का दरवाज़ा लॉक करके अपने बेडरूम की तरफ भागी थी। जब वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने लगी तो तब उसे स्लाइडिंग डोर का शीशा टूटने की आवाज़ आई। वो दोनों आदमी लाउंज में मौजूद कुर्सी से स्लाइडिंग डोर का शीशा तोड़ चुके थे। अगोल बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर चुकी थी। उसके अपने मोबाइल पर नज़र पड़ी जो बेड पर मौजूद था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर जहांगीर का नंबर मिलाया, जो भी घर से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अगोल सोचने लगी। वो इस वक्त शदीद घबराई हुई थी। उसकी घबराहट परेशानी में तब बदली जब उसे जहांगीर के मोबाइल की रिंगटोन जहांगीर के रूम से सुनाई दी। वो अपने रूम में नहीं हो सकता था, शायद वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर चला गया था। अगोल को रोना आने लगा। वो दोनों आदमी उसके कमरे के बाहर खड़े मुसलसल दरवाजे पर धक्के मार रहे थे और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे। अगोल ने जल्दी से रूहान का नंबर मिलाया। रूहान के नंबर पर मुसलसल बेल्स आ रही थी, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। भाई प्लीज़ कॉल रिसीव करें, अगोल रोते हुए बेबसी से बोली। उसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे पर टिकी हुई थी। ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर धक्के मारने से दरवाजे के ऊपर लगी चिटखनी खुल चुकी थी। वो दोनों आदमी अब दरवाजे का हैंडल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगोल ने बेड पर रखे हुए पेन को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से दबाया। उसे आने वाले वक्त से डर लग रहा था। वो मुसलसल रूहान को कॉल मिला रही थी। उसकी नज़र वॉशरूम पर गई। वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगी, मगर तब तक वो दोनों दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे। भागकर कहाँ जा रही है बुलबुल? तुझे हम लेने आए हैं। उन दोनों में से एक आदमी ने आगे बढ़कर अगोल का हाथ पकड़ा। अगोल ने अपने हाथ में मौजूद पेन की नोक पूरी कुव्वत से उस आदमी के हाथ पर मारी जिससे उसने अगोल का हाथ पकड़ा हुआ था। इस हमले के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। इससे बुलबुल आकर पीछे हटा। दूसरा आदमी तेज़ी से अगोल के करीब आया। पीछे हटो, अगोल ने जोर से चीखते हुए पेन की नोक उसकी आंख में मारनी चाहिए, मगर वो आदमी अगोल की कलाई पकड़ चुका था। हमसे मुकाबला करेगी? उस आदमी ने अगोल की कलाई पकड़कर दूसरे हाथ से अगोल के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, जिससे वो बेड के पास जा गिरी और बेड का कोना जोर से उसके सर पर लगा। उसका दुपट्टा वहीं गिर चुका था। एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके दोनों हाथ और मुंह भान में बाहर जुबैर को बोलता वो गाड़ी स्टार्ट करे। गौहर अपने साथी को बोलते हुए बाहर जाने लगा। दूसरा आदमी अगोल के पास आने लगा। तब फर्श पर अगोल का गिरा हुआ मोबाइल बजने लगा। उस पर रूहान की कॉल आ रही थी। इन दोनों आदमियों की तवज्जो मोबाइल की बेल पर मुंतमिल हुई, जिसका फ़ायदा उठाकर अगोल जल्दी से उठी। बेड के साइड पर मौजूद अलार्म पीस उठाते हुए खींचकर उस आदमी के सर पर दे मारा जो उसके करीब आ रहा था, और करीब ही वॉशरूम की तरफ भागती वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। एक लड़की नहीं संभल रही तुझसे? नाम मर्द हो गया क्या? गौहर अपने साथी पर चीखा। अब वो दोनों मुसलसल वॉशरूम के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धक्का मारते हुए हैंडल घुमा रहे थे। अगोल ने रोना शुरू कर दिया और कांपते हुए हाथों से वाइपर उठाया, मगर वो जानती थी वो 2 आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकती जो देखने में ताकतवर और तवाना थे। वो दोनों ही आदमी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तब उनके साथी की कॉल आई जो कि बाहर गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा था। अबे निकल यहाँ से, एसपी वापस आ गया है। मोबाइल की कॉल काटता हुआ गौहर अपने साथी से बोला। वो दोनों घर से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़े थे। जहांगीर अपनी कार ड्राइव करता हुआ थोड़ी दूरी पहुंचा था, तब किसी बात के याद आने पर उससे शकील को कॉल मिलानी चाहिए। अपनी पॉकेट में मोबाइल के लिए हाथ टटोला, मगर मोबाइल मौजूद नहीं था। अपने ऊपर अफसोस करते हुए वो कार वापस मोड़ चुका था। घर के पास पहुंचा तो उसे दूर से ही अपने घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। न जाने कि उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। जहांगीर ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। 2 आदमी उसके घर से दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकलते हुए इस कार के अंदर बैठे थे।
जहांगीर ने वहीं अपनी कार को ब्रेक लगाया। गन होल्स्टर से अपनी पिस्टल निकालता हुआ उसने भागते हुए कार पर फायर किया, मगर वो कार पहले ही स्टार्ट थी इन दोनों आदमियों के बैठते ही चल पड़ी थी। रुको, जहांगीर ने भागते हुए कार पर फायर किया जो कार के बैक शीशे पर लगा, जबकि दूसरा फायर उस कार के टायर पर किया। वो कार का नंबर नोट कर चुका था, कार ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। अगोल, उसका दिमाग अगोल की तरफ गया। वो भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। लाउंज के स्लाइडिंग डोर का शीशा टूटा हुआ था। एक पल के लिए उसका दिल बुरी तरह डरा। अगोल, वो दोबारा अगोल को बुलंद आवाज़ में पुकारता हुआ बेडरूम में आया था। बेड पर उसके नोट्स बिखरे हुए थे और अगोल का मोबाइल फर्श पर गिरा हुआ था। अगोल, वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। बेड के पास उसका दुपट्टा गिरा हुआ था। जहांगीर को खौफ सा महसूस हुआ। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा जो अंदर से लॉक था। अगोल, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, जल्दी, जहांगीर वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाते हुए बोला था। हाँ, जहांगीर की आवाज़ थी, उसके शौहर की आवाज़। अगोल ने हाथ में मौजूद वाइपर वहीं फेंका और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। जहांगीर को इस वक्त अपने सामने देखना अगोल को किसी मोर्चे से कम नहीं लगा था। दूसरी तरफ अगोल को सही सलामत देखकर जहांगीर की जान में जान आई थी। उसने आगे बढ़कर अगोल को खुद में छुपा लिया था। जहांगीर के सीने से लगने की देर थी। अगोल ने रोना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक उसे सीने से लगाए खड़ा था और अगोल उसके सीने से लगी हुई खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसका शौहर घर आ गया था। जब जहांगीर को अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि उसकी बीवी सही सलामत है, तो जहांगीर उसे अपने से अलग करते हुए अगोल के आंसू साफ करने लगा। उसके माथे पर चोट का निशान और गाल पर उंगलियों के निशान देखकर जहांगीर का खून खौल उठा। फर्श पर गिरा हुआ दुपट्टा उठाकर वो अगोल के गिर्द लपेटने लगा। उसे बेड पर बिठाकर अपने रूम में आया। अपना मोबाइल उठाकर जहांगीर ने करीबी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को कॉल मिलाया था। आप कार का नंबर नोट करें। इस कार में मौजूद 3 अफराद मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। मैं अपने घर पर ही मौजूद है, इन तीनों को वहीं लेकर आई। एसएचओ नईम से वो अपना तारुफ करवाए बगैर बोला, क्योंकि वो जहांगीर को अच्छी तरह जानता था। जहांगीर घर में दूसरी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए वापस बेडरूम में आया जहाँ अगोल बेड पर बैठी थी। वो इस वक्त काफ़ी डरी हुई लग रही थी। जहांगीर ने उससे कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से कमरे के चक्कर काटने लगा। आखिर कौन उसके घर में इस तरह आने की जरूरत कर सकता है, वो सोच ही रहा था। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल बजा। सर, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, एक बंदा फरार हो चुका है, बाकी 2 को मैं अपने साथ लाया हूँ। एसएचओ नईम जहांगीर को फ़ोन पर बताने लगा। ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जहांगीर ने उसे बोलकर कॉल काटी और शकील को कॉल मिलाकर उससे और असलम को फ़ौरन अपने घर पर बुलाया था। अगोल खामोशी से सहमी हुई बेड पर बैठी जहांगीर को इतनी देर से टहलता हुआ और मोबाइल पर बातें करता देख रही थी। अगोल को लगा अभी वो उस पर गुस्सा करेगा। गलती उसकी थी, उसे जहांगीर के निकलते अंदर से लॉक लगाना चाहिए था, इसलिए वो उसे डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। शकील से बात करके वह अगोल के पास आया और उसे बेड से उठाया था। जो आदमी थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे उनमें से 2 पकड़े गए हैं। मुझे सिर्फ इशारे से ये बताना कि उनमें से तुम पर किसने हाथ उठाया था। जहांगीर अगोल के सर पर दुपट्टा रखता हुआ नरमी से उससे बोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। जहांगीर, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी किसी के भी सामने। अगोल अपना हाथ छुड़वाते हुए जहांगीर को इनकार करके बोली। वो थोड़ी देर पहले हुए वाक़े से काफ़ी डर गई थी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जहांगीर उसका चेहरा थाम कर बोला तो अगोल खामोशी से उसे देखने लगी। जहांगीर उसे अपने साथ लाउंज से बाहर ले आया और घर का मेन डोर खोला। एसएचओ नईम के साथ कांस्टेबल भी मौजूद था, जिसने 2 आदमियों को पीछे शर्ट के कॉलर से पकड़ा हुआ था। इन दोनों के हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बांधे हुए थे। अगोल इन दोनों को देखकर घबराने लगी। जहांगीर ने अगोल का चेहरा देखा, जैसे वो जानना चाहता हो किसने उस पर हाथ उठाया। अगोल बगैर कोई इशारा करे या बोले उसी को देखने लगी जिसके मारे गए थप्पड़ से उसे सर पर भी चोट लगी थी। जहांगीर ने अगोल की नज़रों का ताकुब किया। नईम साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तौवन का। मैं कल सुबह आपसे बात करता हूँ। जहांगीर ने एसएचओ का शुक्रिया अदा करके उसे और कांस्टेबल को घर से रुखसत किया। अंदर जाओ, मैं आता हूँ, जहांगीर अगोल को देखते हुए बोला। वो परेशान नज़रों से जहांगीर को देखकर अंदर चली गई थी। अभी अगोल बेडरूम के अंदर पहुंची ही थी, उसे ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई किसी दूसरे के मुंह पर एक के बाद एक लगातार थप्पड़ मारा हो। अगोल ने डर के मारे बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। सामने जहांगीर खड़ा उसी आदमी के चेहरे पर एक के बाद एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा रहा था। जहांगीर के चेहरे पर गजबनाक तासुरात देखकर अगोल को डर लगने लगा। वो पर्दा बराबर करते हुए बेड पर आकर बैठ गई। तब उसके मोबाइल पर रूहान की कॉल आने लगी। वो अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में अपने घर वालों को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर रूहान से तो बात करना ज़रूरी थी, वरना वो परेशान हो जाता। इसलिए अगोल उसकी कॉल रिसीव करके रूहान से बात करने लगी। शकील, क्या किया उस लड़की की डेड बॉडी का? कुछ आइडिया है किस तरह मर्डर हुआ? शकील असलम के साथ उसके घर पर मौजूद था। वो दोनों इन आदमियों को देखने लगे जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और इनमें से एक का चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। जहांगीर शकील की तवज्जो अपनी तरफ मुंतमिल करता हुआ उससे पूछने लगा, सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया। कोई लड़की की बरहना लाश को चादर में लपेटकर पुलिस स्टेशन के पास 1 घंटे पहले फेंक कर गया था। बकौल इंस्पेक्टर शहनाज के डेड बॉडी पर जगह जगह मारने के निशान थे, जैसे लड़की को मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी गई हो या फिर मारने के बाद लाश पर तशद्दुद किया गया हो। गला काट कर उस लड़की को मारा गया। और सबसे अहम बात,
डेड बॉडी की कमर पर वही टैटू मौजूद है। इंस्पेक्टर शकील डेड बॉडी की तफसीलात जहांगीर को बताने लगा। ठीक है, अभी तो मुश्किल है, मैं पुलिस स्टेशन आऊँगा। तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और लॉकअप में बंद करो। ये जो भी खाने पीने को मांगे ना फ़ौरन मुहैया करो, लेकिन इन्हें हाजत महसूस हो तो कोई इन्हें वॉशरूम नहीं जाने देगा। और ये मेरे ऑर्डर्स हैं जिन्हें बहुत सीरियस होकर फॉलो करना है। सुन रहे हो तुम असलम? जहांगीर सख्त लहजे में असलम को देखते हुए बोला, जिस पर उसने जल्दी से सर हिलाया था। और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी जेल का फर्श या दीवार गंदी की तो फिर मैं तुम दोनों के साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जहांगीर इन दोनों की तरफ देखता हुआ सख्त लहजे में बोला था, ले जाओ इन दोनों को। जहांगीर ने शकील को देखते हुए कहा और इन लोगों को रुखसत होने के बाद बाहर का दरवाज़ा लॉक करके वो अपने बेडरूम की खिड़की को देखता हुआ आगोल के पास कमरे में जाने लगा। जहांगीर वापस आगोल के पास कमरे में आया तो अभी तक दुपट्टा सर पर रखे बेड पर बैठी हुई थी। शायद आज इस दुपट्टे की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। जहांगीर ने देखा खौफ अभी भी उसकी आंखों में हलकोरे ले रहा था। अब परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम सुकून से सो जाओ, मैं घर पर ही मौजूद हूँ। जहांगीर आगोल के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, जहाँ उंगलियों का निशान मद्दन पर रखा था। जहांगीर की बात सुनकर आगोल ने उसके सीने पर सर रखा। जहांगीर ने फ़ौरन अपने बाजुओं का हिसार उसके गिर्द बांधा। कमरे की हालत देखकर और वॉशरूम में आगोल को छुपा हुआ देखकर जहांगीर अंदाज़ा लगा सकता था उसने आज किस तरह अपने आप को महफूज किया था। उसे आज अपनी ही नहीं जहांगीर की भी इज्जत बचाई थी। आगोल को कमरे में मौजूद ना पाकर वो एक पल के लिए कितना खौफजदा हो गया था, ये उसे नहीं बता सकता था। मुझे अभी भी डर लग रहा है जहांगीर, वो लोग मुझे इस घर से ले जाने के लिए आए थे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। आगोल जहांगीर के सीने पर सर रखकर आंखें बंद करते हुए उसे बताने लगी, कोई तुम्हें कहीं पर भी नहीं लेकर जा सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जहांगीर उसे यकीन दिलाता हुआ बेड पर लिटाकर कंफर्टर उड़ाता हुआ कमरे से जाने के लिए मुड़ा तो आगोल उसका हाथ पकड़ चुकी थी। जहांगीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या आज आप यहाँ नहीं सो सकते अपने बेडरूम में? आगोल जहांगीर को देखकर बोली तो जहांगीर बहुत गौर से उसे देखने लगा। अपना हाथ उसके हाथ से निकालता हुआ जहांगीर ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो आगोल को अपने चार सौ उदासी फैलती हुई महसूस हुई थी। क्या था जो आज वो उसकी बात का बरम रख लेता? वो वाकई डरी हुई थी। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पर आगोल ने चौंक कर दरवाजे पर देखा। जहांगीर कमरे से बाहर जाने की बजाय कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रहा था। बेसाख्ता आगोल के लब मुस्कुराए जिन्हें वो जल्दी से सुकेड़ चुकी थी। जहांगीर ड्रेस चेंज करने के लिए गया तो अपना दुपट्टा उतार कर साइड में रखते हुए अपना तकिया जहांगीर के तकिए के करीब करके लेट गई थी। तकियों की एक दूसरे से नज़दीकी जहांगीर की नज़र से छुप नहीं पाई। वो रूम की लाइट ऑफ करते हुए बेड पर लेट गया था। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब जहांगीर की आंख किसी एहसास के तहत खुली। उसने झुककर आगोल के सर को देखा जो उसके सीने पर रखा हुआ था। वो मज़े से उसके सीने पर अपना सर रखे और एक बाजू उसके गिर्द लपेटे बेखबर सो रही थी। यही वजह थी जहांगीर के बेदार होने की। शायद नींद में भी डर के एहसास से वो अपना आप जहांगीर में छुपाने की कोशिश कर रही थी, या अल्लाह शऊरी तौर पर नींद में भी जहांगीर की मौजूदगी का एहसास अपने पास चाहती थी। मगर जो भी था, अब वो जहांगीर का इम्तिहान ले रही थी। जहांगीर को 4 महीने पहले का वो दिन याद आया जब आगोल ने उसे खुद से दूर किया था, और कल मूवी देखते हुए जब उसने आगोल का हाथ पकड़ा था तब वो किस तरह घबरा गई थी। वो उससे दोस्ती चाहती थी मगर उसकी कुर्बत नहीं। आगोल दूर होकर लेटो, जहांगीर उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। अपने दिल के लाख मना करने के बावजूद वो आगोल को खुद से दूर करने लगा, मगर दूर करने की कोशिश में वो और ज़्यादा उसके नज़दीक आ चुकी थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की मुश्किल बढ़ा रही थी। जहांगीर ने अपना बाजू आगोल की कमर के गिर्द लपेटा और झुककर उसके कंधे पर अपने होंठ रखे। शेब की चुभन का एहसास से वो थोड़ा सा किसमिसाई थी और नींद में जहांगीर से दूर होना चाहा, मगर जहांगीर ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का हिसार मजीद मजबूत कर दिया, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं चाहता था कि आगोल उससे दूर जाए। 4 माह पहले तो वो पीछे हट गया था, मगर आज रात ऐसा मुमकिन ना था। वो आगोल की कमर पर हाथ फेरता हुआ उसकी टांग अपने ऊपर रखकर करवट के बल उसके ऊपर झुका था। आगोल की कच्ची पक्की नींद अब टूट चुकी थी। उसे एहसास हुआ जहांगीर उसकी कमर पर अपने दोनों बाजू लपेटे उसकी गर्दन पर झुका खुद को सैराब कर रहा था। वो आहिस्तगी से उसकी कमर पर अपना हाथ फेरते हुए उसकी शर्ट ऊपर सरकाता हुआ आगोल के ऊपर से उठा था। आगोल ने बिना मुज़ाहमत किए अपनी आंखें बंद रखी। आस्तीन से बाजू निकालते हुए जहांगीर को मालूम था कि वो जाग रही है। वो उसकी बंद आंखों को देखता हुआ आगोल की शर्ट साइड पर रखते हुए उसके होंठों पर झुका और अपने होंठों की प्यास बुझाने के बाद वो दोबारा आगोल का चेहरा देखने लगा, जो भी आंखें बंद किए लेटी थी। जहांगीर ने वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अपनी शर्ट उछाल कर फेंकी जो आगोल की शर्ट के पास आकर गिरी थी। वो बंद आंखों से भी जहांगीर की निगाहें उस पर महसूस कर सकती थी। बहुत जहर लगता है ना तुम्हें अपना शौहर, उसकी कुर्बत तकलीफ का सबब बनती है तुम्हारे लिए। मेरा यूँ करीब आना बर्दाश्त नहीं हो पाता तुमसे। जहांगीर आगोल के ऊपर झुकते हुए उससे बोला तो आगोल ने अपनी आंखें खोली, वो उसी को देख रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके इतने करीब आकर ये कैसी बातें कर रहा था? आगोल अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखकर बोली। जहांगीर अपने चेहरे से उसके दोनों हाथ हटाते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां पे वस करके तकिए पर रख चुका था। तो फिर मेरे निकाह में आने के बावजूद तुम्हें सैफी मुझसे बेटर ऑप्शन कैसे लगा? क्यों तुम उसे मुझ पर तरजीह देने का सोचा? अपने माथे पर शिकन लाए वो आगोल से पूछने लगा था।
वो सब मैंने गुस्से में कहा था। ये नाजुक लम्हात में सारी दूरियां ख़त्म करते हुए ना जाने वो उससे कैसी बातें कर रहा था। शायद वो रूहान और रैना की मेहंदी वाली रात की बातें अब तक दिल से लगाए बैठा था। ये वजाहतें मुझे नहीं, अपने दिल को दो, अपने दिमाग में बिठाओ ये बात कि एक मामूली शक्ल का मिडिल क्लास इंसान अब तुम्हारा शौहर है, जिसकी गुर्बत अब तुम्हें सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करनी है। जहांगीर उसको बावर करवाते हुए दोबारा उसकी गर्दन पर झुक चुका था। अगूल ने अपने हाथ जहांगीर के मजबूत हाथों की गिरफ्त से आज़ाद करवाने चाहे, मगर अब वो आज़ाद करने के मूड में ना था, तो अगूल ने भी एहतजाज नहीं किया। जहांगीर, वो मज़ीद फांसी मिटाते हुए उसकी और अपनी जान एक कर चुका था। तभी अगूल ने ज़ोर से आंखें बंद करके बेआवाज़ उसे पुकारा। न जाने वो कौन कौन सी बातें खुद से खस कर बैठा था, मगर अगोल को यकीन था वो उसकी सारी गलत फहमियों को दूर कर देगी, लेकिन वो इस वक्त जहांगीर को अपने आप से हरगिज़ दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसकी तमाम तर शिद्दतें खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। जहांगीर खुद भी हर चीज़ फरामोश की अपनी तिश्नगी मिटाने में मगन था। जब जहांगीर की आंख खुली तो रात वाला सारा मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चलने लगा। इस वक्त वो कंफर्टर में बगैर शर्ट के लेटा था। अपने बराबर में लेटी हुई अगोल पर उसने एक नज़र डाली जो उसकी तरफ पुश्त किए गहरी नींद सो रही थी। उसके कंधे के नीचे मौजूद तिल पर जहांगीर की नज़र पड़ी, जो आज भी उसको देखकर हर दफ़ा की तरह मुस्कुरा रहा था। जहांगीर इस तिल से नजरें चुराने लगा। वो कल रात अपने मूड और जज्बात को काबू नहीं कर पाया था। शायद कल रात एक बार फिर वो अगोल की मर्जी के बगैर उसे ज़बरदस्ती कर चुका था। वैसा हरगिज़ नहीं चाहती होगी। अच्छी तरह बातचीत करने का ये मतलब ना था वो उससे प्यार करती थी। वो जानता था वो उसे कभी भी प्यारा नहीं लग सकता। अब वो उसे कमज़ोर नफ्स का मालिक ही समझेगी जो उसे उसकी मर्जी के बिना हक वसूलता रहा। जहांगीर कंफर्टर उठाकर बेड से उठा। अगोल की शर्ट उसके करीब रखकर खुद अपनी शर्ट पहनने लगा था। चंद दिनों से ही तो उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चला था। वो लाजमी यही सोचेगी उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया है। जहांगीर सोचता हुआ अपना सर पकड़ कर बैठ गया। वो जो भी कुछ महसूस करता था वो सभी तो कल रात कह चुका था। उसे सिर्फ एक बात की बजाय कि वो इन 4 महीनों में उससे बहुत मोहब्बत करने लगा है। जहांगीर ने पलट कर अगोल को देखा तो वो नींद में उसकी तरफ करवट ले चुकी थी। अभी वो उसे देख ही रहा था कि अगोल ने अचानक ही अपनी आंखें खोली। वैसे अपनी तरफ देखता पाकर शायद खुद भी देख चुकी थी, तभी यूँ मुस्कुराई। मगर वो क्यों मुस्कुराई थी ये जहांगीर को समझ में नहीं आया। जहांगीर उससे नजरें चुराकर वॉशरूम जाने के लिए बेड से उठा था। मैं नाश्ता बनाती हूँ। जहांगीर वापस आया तो अगोल उसको देख कर बोली और बेड से उतरने लगी। नहीं, रहने दो, मैं बाहर से कर लूँगा। जहांगीर उससे नजर मिलाए बगैर वार्डरोब से यूनिफॉर्म निकालता हुआ जवाब देने लगा तो अगोल उसे देखने लगी। उसकी तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज कर रहा था। अगोल ने नोट किया वो खामोशी से कमरे से निकल गई। लाउंज में स्लाइडिंग डोर के टूटे हुए शीशे पर नज़र डालकर वो किचन में आकर चाय का पानी रखकर नाश्ता बनाने लगी। मैंने गार्ड अरेंज कर दिया, वो गेट के बाहर मौजूद रहेगा। तुम परेशान मत तो होना, यूनिवर्सिटी या जिम मत जाना। मैं कोशिश करूँगा कि शाम में जल्दी आ जाऊँ। जहांगीर किचन में झांकता हुआ अगोल से कहने लगा। मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन आपको कोशिश नहीं करनी, घर जल्दी आना है और बगैर नाश्ते के घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। जाएं डाइनिंग टेबल पर, मैं 10 मिनट में नाश्ता ला रही हूँ। अगोल नाश्ता बनाते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोलने लगी, जबकि जहांगीर उसे गौर से देखने लगा। उसे बिल्कुल नाराज़ नहीं लगी। क्या हुआ? वो खामोश खड़ा हुआ अगोल को देखे जा रहा था तो अगोल जहांगीर की तरफ देखकर मुस्कुराकर उससे पूछने लगी। वो बिना कुछ बोले किचन से चला गया तो अगोल मुस्कुराती दोबारा नाश्ता तैयार करने लगी। सर, ये है असल बंदा जिसकी कमर पर वही निशान मौजूद है, जबकि इसका दूसरा साथी महज पैसों की खातिर इसके साथ आपके घर में दाखिल हुआ था, मगर इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जहांगीर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो थोड़ी देर बाद शकील गिरेबान से गौहर को पकड़ता हुआ जहांगीर के कमरे में लेकर आया, जिसके सूजे हुए मुंह और खूनम खान हाथ पाँव को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शकील ने उसकी काफ़ी मुरम्मत की है। किसके कहने पर मेरे घर में दाखिल हुए तुम? जहांगीर गौहर को देखते हुए सवाल पूछने लगा। गौहर ने जैसे ही अपने दोनों हाथ जहांगीर के सामने जोड़े, शकील ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके सर पर लगाया, जिससे वो आगे टेबल पर गिर पड़ा। शकील ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा जहांगीर के सामने खड़ा किया। सर, जुनैद के कहने पर इसी ने आपके घर का एड्रेस मुझे दिया था, मगर वो असल बंदा नहीं है, वो खुद ब्लैक किंग के लिए काम करता है। गौहर अपनी नाक से खून साफ करते हुए जहांगीर को बताने लगा। और ये ब्लैक किंग कौन है? जहांगीर के सवाल पर गौहर खामोश रहा। अब की बार शकील ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। सर, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, ब्लैक किंग का असली नाम या चेहरा मैं नहीं जानता। ब्लैक किंग सिर्फ अपने ख़ास आदमियों के सामने आता है, हर किसी आदमी के सामने नहीं। जुनैद उसका ख़ास बंदा है, हमसे वही डीलिंग करता था। गौहर फूली हुई सांसों के दरमियान जहांगीर को बताने लगा। चलो मान लेता हूँ, वैसे ब्लैक किंग लड़कियों को किडनैप करवाने के बाद उनका क्या करता है? जहांगीर के अगले सवाल पर गौहर दोबारा जहांगीर के सामने हाथ जोड़कर लाइलमी का इजहार करने लगा। शकील एक बार फिर मुक्कों और घोंसों के बाद उसकी लातों से तवाज़ो करने लगा। गौहर फर्श पर गिरा हुआ शकील की लातें खा रहा था और जहांगीर आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ गौहर को पिटता हुआ देख रहा था। जब गौहर की सांस पूरी तरह उखड़ने लगी तो जहांगीर ने हाथ के इशारे से शकील को रोका। चलो अब जवाब दो, क्या किया जाता है इन लड़कियों के साथ किडनैप करने के बाद? जहांगीर दोबारा गौहर से पूछने लगा। सर, मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता, वो ब्लैक किंग का ख़ास आदमी है। उसी के बहरी जहाज़ के ज़रिए अगवाशुदा लड़कियों को दूसरे मुल्क सप्लाई किया जाता है जहाँ इन लड़कियों की फ़रोख्त होती है।
गौहर बमुश्किल बोल पाया था, मगर उसकी बात सुनकर जहांगीर को ज़ोरदार झटका लगा। रोनी? बहुत आहिस्तगी से जहांगीर ने रूहान का नाम लिया था। वो काफ़ी शॉक्ड था। जहांगीर अभी रोज़ी की लाश देख कर आ रहा था। उसका शक पहले तो काशिफ ज़ेरी की तरफ क्या था, मगर अब उसे रूहान भी मशकूक लगने लगा। इसमें तो कोई शक नहीं था कि ब्लैक किंग काशिफ ज़ेरी ही था, मगर रोज़ी को जिस किसी ने भी मारा था, उसे मारने के बाद उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंकने की वजह जहांगीर को समझ में नहीं आई। सर, गड़बड़ हो गई, ये तो मर गया। शकील की आवाज़ पर जहांगीर अपने ख्यालों से निकला और चौंक कर गौहर को देखा, जो फर्श पर गिरा हुआ था। हाथ हल्का रखा करो तुम शकील। जहांगीर कुर्सी से उठता हुआ गौहर के पास आया और उसकी बॉडी देखने लगा। सर, अब इसकी बॉडी का क्या करना है? शकील जहांगीर को देखते हुए पूछने लगा। बताता हूँ, जहांगीर सोचता हुआ बोला। रूहान के बारे में जानने के बाद आज सही मायनों में उसका दिमाग चकरा कर रह गया था। अगर रूहान वाकई काशिफ ज़ेरी के साथ मिला हुआ था, तो क्या रूहान को इस बात का इल्म था काशिफ ज़ेरी ने उसी की बहन को उठाने के लिए कल रात आदमी भेजे थे? जहांगीर सोच में पड़ गया। सर, घर के गेट के सामने कोई गाड़ी गौहर की लाश फेंक कर गई है। काशिफ ज़ेरी, जिसका मूड पहले ही ख़राब था, गेट के बाहर खड़ा हुआ गार्ड उसे आकर बताने लगा। सर, ये एसपी का ही काम है, परेशान ना हो। आज रात में उसे एसपी के घर फ़हीम और गनी को भेजता हूँ और उसकी बीवी को। जुनेद के बोलने पर काशिफ ज़ेरी उसे घूर कर देखने लगा, जिस पर जुनेद अपना जुमला मुकम्मल किए बिना खामोश हो गया था। गौहर के साथ जो ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, वो कल रात पुलिस के हाथों बच निकला था। उसी ने जुनेद को बताया कि गौहर और उसका साथी पुलिस के हाथों पकड़े गए हैं। तब से ही काशिफ ज़ेरी को शदीद गुस्सा था। आज रात उस एसपी की बीवी को नहीं उठाना, बल्कि आज रात एसपी को ब्लैक किंग की पावर के बारे में बताना है। उसे ये बताना है कि ब्लैक किंग क्या कुछ कर सकता है। उसके साथ उसके घर में घुसकर काशिफ ज़ेरी जुनेद को देखते हुए बोला। शाम में जब जहांगीर घर लौटा तो उसके कानों में गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किचन से आ रही थी या गोल के गुनगुनाने की थी। जहांगीर लाउंज का एरिया अबूर करता हुआ किचन की तरफ आया और दरवाजे पर खड़ा गोल को देखने लगा, जो कि चूल्हे के सामने खड़ी फ्राइंग पैन में कबाब तलने के साथ मज़े से गुनगुनाने में भी मसरूफ़ थी। रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के शॉर्ट कमीज़ के साथ ब्लैक ट्राउज़र और रेड और ब्लैक कलर के शिफॉन के दुपट्टे में वो जहांगीर को आम दिनों की निस्बत तैयार लगी। होंठों पर लाली सजाए, कानों में ईयररिंग्स पहने, बालों को बैंड में कैद किए वो उसे क्यूट लग रही थी। आहट होने पर अगोल ने दरवाजे की तरफ देखा तो जहांगीर को खड़ा पाया। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कहीं जाने की तैयारी है? वो सुबह भी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और अभी भी जिसकी वजह जहांगीर को समझ में नहीं आई, तो उसकी मुस्कुराहट को इग्नोर करके उसे तैयार देखकर सवाल करने लगा। नहीं, मेरा तो ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। अगोल ने चूल्हे की आंच दरमियानी करते हुए जहांगीर को जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर जहांगीर फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा तब अगोल उसके पास आई थी। क्या आपको आज दिन भर में मेरा ख्याल आया? अगोल की बात सुनकर जहांगीर पानी पीना भूल गया। वो ग्लास शेल्फ पर रखकर उसे देखने लगा। हाँ, आया था। मैंने 2 बार गार्ड को कॉल करके पूछा, उसने बताया सब खैरियत है। ये सच ही था। रूहान और काशिफ के गैंग रोज़ी के मर्डर के चक्रों में भी उलझ कर बार बार आज उसका दिमाग अगोल की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो घर पर अकेली थी। इसलिए उसने 2 बार गार्ड को कॉल करके सब खैरियत का पूछा था, मगर दूसरी तरफ जहांगीर की बात सुनकर अगोल का मुँह बन गया। जब मेरा ख्याल आया तो कॉल भी मुझे करनी थी ना कि गार्ड को। अगोल ने बोलते हुए पानी का नलका खोला और हाथ में पानी भरकर अचानक जहांगीर के मुंह पर फेंका। पानी के छींटे जहांगीर के मुंह पर आए थे। ये क्या बदतमीज़ी है? जहांगीर उसे आंखें दिखाता हुआ गुस्से में बोला और अपनी आस्तीन से चेहरा साफ करने लगा, मगर अगोल उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुस्कुराने लगी। जहांगीर के चेहरा साफ करते ही उससे दोबारा पानी हाथ में भरकर उसके छींटे दोबारा जहांगीर पर फेंके। अगोल, जहांगीर ने आंखें दिखाते हुए उसका नाम पुकारा। ये वार्निंग थी, मगर वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। जहांगीर शेल्फ पर रखे टिश्यू से चेहरा साफ करने लगा। एक बार फिर अगोल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे फेंके। अब की बार जहांगीर ने उसे खींचकर खुद से करीब किया और बहुत गौर से उसका चेहरा देखने लगा। वो अब भी मुस्कुराकर जहांगीर को देख रही थी। जहांगीर ने उसके दुपट्टे से अपना चेहरा साफ किया। वो पीछे हटने लगा तब अगोल ने उसका गिरेबान पकड़कर दोबारा अपने करीब किया। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो खामोशी से जहांगीर को देख रही थी, मगर उसकी खामोश आंखें जो बयान कर रही थी, जहांगीर कंफ्यूज होने लगा। अगोल अपना चेहरा ज़रा सा ऊंचा करके मज़ीद जहांगीर के करीब लाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। जहांगीर की नजरें उसके चेहरे से उसके होंठों पर गई। सुर्ख होंठों को देखकर जहांगीर का दिल चाहा वो नरमी से नहीं छूले। उसे लगा शायद अगोल भी मुंतज़िर थी। वो बिना कन्फ्यूज़ हुए उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। बेहद नरमी से उसके होंठों को अपने होंठों से छूता हुआ वो पीछे हटा। उसने ध्यान रखा कि अगोल की लिपस्टिक खराब ना हो। जहांगीर के पीछे हटने पर अगोल ने उसके गिरेबान से अपने हाथ हटाए और आहिस्तगी से आंखें खोली। बेसाख्ता उसकी पलकें झुकी, लबों पर मुस्कुराहट बिखरी, शर्मीली मुस्कुराहट।
जहांगीर बेखुद सा होकर उसे देखने लगा। आगोल जाने के लिए मुड़ने लगे, तभी जहांगीर ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हमाल किए और उसके होंठों पर झुका, लेकिन अब की बार उसके अंदाज में नरमी नहीं शिद्दत थी। वो अपने होंठों से आगोल के होंठों पर गिरफ्त जमाते हुए मदहोश होने लगा था। आगोल एक बार फिर उसका गिरेबान पकड़कर उसके जज्बाती अंदाज पर हैरान हुई। वो तो एक नन्ही मुन्नी खिसकी ख्वाहिशमंद थी, मगर उसका शौहर अब जज्बाती हो चुका था। ना वो उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से आज़ाद करने के लिए तैयार था और ना ही उसको अपने गिरफ्त से। जबकि इसका दुरानियां बढ़ने लगा तो आगोल ने जहांगीर को पीछे धक्का दिया। अब वो तेजी से सांस लेती हुई जहांगीर को घूर कर देख रही थी। आगोल के होंठों से लिपस्टिक मुकम्मल तौर पर मिट चुकी थी। जहांगीर को तो ये लड़की समझ से पालातर थी। वो माथे पर शिकन लिए आगोल को देखने लगा। उसे बिल्कुल गलत फहमी नहीं हुई थी। वो खुद ऐसा चाहती थी कि जहांगीर उसको किस करे, और जब वो ऐसा करने लगा तो उसको धक्का देते हुए अब घूर रही थी। जहांगीर एक बार फिर उसके करीब आया, अपने हाथ से उसका चेहरा दबोच कर दोबारा उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आगोल उसको दोबारा फ्री होता देखकर जहांगीर के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे हटाने लगी। तभी जहांगीर उसकी कमर में अपना दूसरा बाजू हमायल करता हुआ मजीद उसके ऊपर झुका। जहांगीर के उसके ऊपर झुकाव की वजह से आगोल पीछे शेफ की तरफ झुकती चली गई थी। आगोल शेफ पर लेटी हुई थी और जहांगीर उसके होंठों पर झुका हुआ था। आगोल ने एक बार फिर उसे अपने आप से दूर करना चाहा, मगर वह आगोल की कलाइयाँ मजबूती से पकड़ चुका था। पानी का ग्लास जो थोड़ी देर पहले जहांगीर ने शेफ पर रखा था, चनाके से टूटकर इन दोनों के पाँव के पास गिर चुका था, मगर जहांगीर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों की नाक में जब किसी चीज़ के जलने की भीनी भीनी खुशबू आने लगी तो आगोल ने अपनी आंखें खोली। वो चेहरे को नफ़ी में हिलाते हुए जहांगीर से अपनी कलाइयाँ छिड़वाने लगी, मगर जहांगीर को तो जैसे कोई जिद्दी चढ़ी हुई थी। जब किचन में धुआं बढ़ने लगा तब जहांगीर को होश आया था। वो एकदम पीछे हटा और आगोल जोर जोर से खांसने लगी। फ्राई पैन में मौजूद चूल्हे पर रखे हुए कबाब पूरी तरह जलकर कोयला बन चुके थे। जहांगीर ने जल्दी से चूल्हा बंद किया और किचन की खिड़की खोलकर टर्बो ऑन किया। आगोल बुरी तरह खांस रही थी। जहांगीर ने जल्दी से ग्लास में पानी भरकर उसके होंठों से लगाया। वो जहांगीर के हाथ से पानी पीते हुए भी उसे घूर रही थी। जहांगीर खामोशी से ग्लास वापस रखकर बेडरूम में चला गया। ये बंदा तो आगोल की समझ से पालातर था। सुबह तो वो कहाँ उसे नजर ही नहीं मिला रहा था। अब आगोल के थोड़ा सा फ्री होने पर वो उसे बुरी तरह चिपक गया था। ये लो नाइटी जाओ चेंज करके आओ। रात को जब बैना बेडरूम में आई तो रूहान उसकी नाइटी उसके हाथ में थमाते हुए बोला। आज चौथा दिन था उसे बेला के फ्लावर्स का बुके लाते हुए, मगर 4 दिन से याना उसे मुख्तसर सा जवाब हाँ या नहीं में देकर बात कर रही थी। ना ही रात में वो पहले की तरह अपना नाइट ड्रेस पहनकर सोती थी और ना ही उसे बातें करती थी। उसको देखकर मुस्कुराती रूहान को उसके रवैये पर गुस्सा आने लगा था। तभी ऐना के कमरे में आते ही वो उसे देखकर बोला था, मैं इस ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ऐना हाथ में मौजूद नाइटी को वापस वार्डरोब में रखते हुए अपने पहने हुए कमीज़ शलवार की तरफ इशारा करती हुए बोली और बेड पर लेट गई। पहले तो रूहान खामोशी से उसे देखने लगा, फिर अपना मोबाइल और कार कीज़ उठाता हुआ ऐना के पास आया था। उठो, ये दुपट्टा पहनो अपना और मेरे साथ चलो। रूहान ने उसे बेड से उठाकर खड़ा किया और उसका दुपट्टा पहनाते हुए बेडरूम से बाहर ले जाने लगा। छोड़िए मुझे रूहान, क्या हो गया आपको? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों तमाशा बना रहे हैं रात को? ऐना को बाजू से पकड़कर घर से बाहर ले जा रहा था तब ऐना उससे अपना बाजू छुड़वाते हुए कहने लगी, तमाशा मैं नहीं, तुम तमाशा बना रही हो। वो भी 4 दिनों से। आज मैं इस तमाशे को ख़त्म कर देता हूँ। रूहान ऐना को बोलता और दोबारा उसका बाजू पकड़कर घर से बाहर ले गया और कार में ले जाकर बिठाया। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे रूहान? मेरी बात सुनी। भाई इस तरह हम दोनों को देखकर परेशान हो गए। उनके और आगोल के बीच में हमारे रिश्ते की वजह से परेशानी आएगी तो ये अच्छा लगेगा आपको? रूहान कार स्टार्ट कर चुका था तो ऐना उससे बोलने लगी। यकीनन वो गुस्से में से जहांगीर के पास ही लेकर जा रहा था, और भला रात को कहाँ ले जा सकता था? बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो अपने और तुम्हारे रिश्ते के चक्कर में अपनी बहन का उसके शौहर से ताल्लुक़ ख़राब करूँ। थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा, अब खामोश करके बैठी रहो। रूहान कार ड्राइव करते हुए बोला था। थोड़ी देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार को पार्क किया था। मोबाइल को पॉकेट से निकाल कर कार के अंदर रखता हुआ वो कार से बाहर निकला और ऐना की तरफ का दरवाज़ा खोला था। ऐना खामोशी से बाहर निकल आई तो रूहान उसका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय रोड पर आया और टैक्सी रुकवा कर ऐना को बैठने का इशारा करने लगा। ऐना टैक्सी में बैठती सवालिया नज़रों से रूहान को देखने लगी। रूहान भी टैक्सी में बैठ चुका था, मगर ऐना को देखने की बजाय न जाने किसको बाहर तलाश कर रहा था। टैक्सी एक बंगलों के बाहर आकर रुकी। वो टैक्सी वाले को थोड़ी देर रुकने का बोलकर खुद टैक्सी से बाहर निकला और ऐना की तरफ का दरवाज़ा खोला। उतरो। फरवा। ऐना अपने सामने फरवा को देखकर हैरत ज़दा हुई थी और वो खुशी से फरवा से मिल रही थी। हमारा यहाँ से गुजरना हुआ तो सोचा फरवा से अपनी मिसिस को मिलवा दूँ। रूहान फरवा के फादर से बोलने लगा। वो दोनों वहाँ 10 मिनट बैठे और वापसी उसी टैक्सी में रेस्टोरेंट पर रुकी जहाँ रूहान ने अपनी कार खड़ी की थी। अब अपनी कार में बैठकर ड्राइव कर रहा था जबकि ऐना उसे देख रही थी। रूहान को रात का वो मंजर याद आने लगा जब वो फरवा को कंफर्टर में लपेट कर उसे किंग होटल ले जा रहा था। उसका दिल अंदर से उसे बुरी तरह मुलामत कर रहा था। रूहान को फरवा को बार बार भाई कहना याद आ रहा था।
वो चाहकर भी सेल किंग होटल नहीं ले जा सका, बल्कि फरवा को उसके लिखे गए एड्रेस पर ले जाकर सोई हुई फरवा का वजूद उसके बाप के सपुर्द कर दिया। फरवा के पीछे आदमियों के लगने के बाद कैसे फरवा उसे और उसकी बीवी को मिली? खौफ के मारे उनकी बेटी बेहोश हो गई। कुछ इस तरह की सच्ची झूठी कहानी बनाकर रूहान उस रात इस लड़की को उसके घर छोड़ाया था और अल किंग होटल में आकर उसने यही बोला कि वो लड़की उसके घर से फरार हो गई, जिस पर काशिफ ज़ीनी रूहान से खफा हुआ था, मगर वो रूहान को कोई सज़ा नहीं दे सकता था क्योंकि रूहान उसके गैंग का कोई छोटा मोटा मेंबर नहीं था। रूहान की शिक में अगवाशुदा बच्चे और लड़कियां सप्लाई किए जाते थे। काशिफ उससे बिगाड़ कर अपना नुकसान नहीं कर सकता था। काशिफ ने कहीं उसकी हरकतों से कनात पर नज़र न रखी हो, इसलिए आज वो अपनी कार और मोबाइल रेस्टोरेंट के पास छोड़कर ऐना को फरवा से मिलवाने ले गया। ये भी एक रिस्क था, मगर उसे ऐना की नाराज़गी देखकर ये रिस्क लेना पड़ा था। आखिर वो कब तक अपना रिलेशन अपनी बीवी से ख़राब रखता? सॉरी, मैंने आपको जो भी कहा उस दिन, मगर आपको भी उस दिन बता देना चाहिए था कि फरवा अपने घर पर मौजूद है। वापस आने के बाद रूहान रूम की लाइट बंद करते हुए बेड पर लेट गया, जबकि ऐना अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। वापस आई तो रूहान के सीने पर अपना सर रख कर बोली थी, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो भी बोला उसके बदले मैंने भी गुस्सा किया, तुम पर हाथ उठाया। आई एम सॉरी तुम्हें इस दिन हर्ट करने के लिए, रूहान उसको अपने हिसार में लेते हुए बोला था। आज 4 दिनों के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चला था। रूहान दुआ करने लगा कि अब उसके और उसकी बीवी के दरमियान सब कुछ ठीक रहे, मगर जैसा हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं किस्मत में वैसा ही लिखा हो। थोड़ी देर पहले जहांगीर के पास वासिफ की कॉल आई थी। जहांगीर ने उसे रूहान के शिप में जाने वाले सामान की पूरी जानकारी लेने के लिए बोला था। वासिफ जूनियर होने के बावजूद काफ़ी तेज़ और शातिर लड़का था। बगौल उसके परसों रूहान की शिप में अच्छी खासी तादाद में लड़कियों को दूसरे मुल्क में भेजा जाएगा। अंदर से उसका दिल नहीं मान रहा था कि रूहान ऐसे काम में भी मुलव्वस हो सकता है। अगर वो काशिफ सीनी का साथी हुआ तो यकीनन उसकी कमर पर वही लोगो होगा। अब ये बात रूहान उसे खुद तो बताने से रहा, क्या उसे आना से पूछना चाहिए? तरह तरह के सवालात और ख्यालात जहांगीर के जहन में आ रहे थे। वह बेडरूम में बैठा हुआ मुसलसल यही सोच रहा था कि अगोल बेडरूम के अंदर दाखिल हुई थी। सोचों का तसलसल टूटा, सारा ध्यान उसका अपनी बीवी की तरफ गया था। किचन में पेश आने वाले वाक़े के बाद इन दोनों ने खामोशी से रात का खाना खाया। अगोल अपना ड्रेस चेंज करके जहांगीर के पास बेड पर आकर बैठी थी। जहांगीर, हमारी शादी से पहले शॉपिंग मॉल में जब आपने मुझे सैफ़ी के साथ जेंट्स टॉयलेट में देखा था तो उस दिन लेडीज़ टॉयलेट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। गार्ड्स के कहने पर मैं जेंट्स टॉयलेट की तरफ गई थी। अगोल जहांगीर के हाथ पर अपना हाथ रखते उसे बताने लगी। जहांगीर ने गौर से उसे देखा हुए सब बताकर जहांगीर की गलतफहमी दूर कर रही थी। मैं जानती हूँ मैंने बेवकूफ़ी की थी, मुझे उन सैफ़ी के बुलाने पर उससे होटल में मिलने नहीं जाना चाहिए था, मगर मैं वहाँ किसी गलत इरादे से नहीं गई थी। आप कसम ले लें मुझसे, अगोल जहांगीर को देखते हुए बताने लगी। जहांगीर उसी को देख रहा था। उसने अपना हाथ अगोल के हाथ से निकाल कर खुद उसका हाथ थामा। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो में देख चुका था। जहांगीर को अच्छा नहीं लगा कि उसकी बीवी उसे अपने किरदार की वजाहत दे। वो जानता था वो ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं है। अगोल की आंखों में नमी आई थी। मैं उसके साथ घूमती फिरती थी, उसके मुँह से कई बार अपने लिए इजहार मोहब्बत सुना, मगर कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, ना कभी खुद से इजहार किया। प्रॉमिस, वो आंखों में आंसू लिए बोली थी। तुम्हें सैफ़ी से मोहब्बत नहीं थी? जहांगीर ने अगोल को देखकर सवाल किया, जिस पर अगोल ने नफ़ी में सर हिलाया। कभी भी अपने दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स महसूस नहीं की जो मैं बाप के लिए महसूस करती हूँ, अगोल जहांगीर की आंखों में देखकर बोली। जहांगीर खामोशी के साथ साथ हैरत से उसे देखने लगा। वो सीधा सीधा उससे मोहब्बत का इतराफ़ कर रही थी, यानी एक मिडिल क्लास और बदसूरत शौहर से। आखिर उसकी बीवी को मोहब्बत हो गई। जहांगीर संजीदगी से अगोल को देखते हुए पूछने लगा तो अगोल की आंखों की नमी, गालों पर आंसुओं की सूरत आई थी। मुझे मालूम था आपको कभी मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, बल्कि यही लगेगा मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए ये सब कह रही हूँ। अगोल जहांगीर से अपना हाथ छुड़वाकर बोलते हुए बेड से उठने लगी तो जहांगीर ने उसका हाथ पकड़ा। बेवजह ही अगोल खुरून आने लगा था। क्यों नहीं आएगा यकीन? जो लड़की मेरे लिए खाना बनाना सीख सकती है, मेरी पसंद के मुताबिक कपड़े पहन सकती है, अपने आप को पूरा मेरी पसंद के मुताबिक ढाल सकती है, और सबसे बड़ी बात, जो अपने शौहर की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर उसकी पूरे शर्ट को आग लगा सकती है, उसके जज्बों पर यकीन किया जा सकता है। वो यकीनन अपने शौहर से मोहब्बत करती होगी। जहांगीर उसके गाल से आंसू को साफ करते हुए बोला था। अगोल खामोशी से जहांगीर को देखने लगी तो जहांगीर ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे और अगोल को अपने हिसार में लिया। शक तो मुझे थोड़ा सा उसी दिन हो गया था जब तुम मेरी शर्ट लेकर मुझसे सवाल करने आई थी, मगर ये सब तुम्हारे मुँह से सुनकर ज़्यादा अच्छा लगा। जहांगीर उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग करते हुए बोला था। मत खून जलाई मेरा बार बार उस मनहूस रोज़े का कारनामा याद दिलाकर। उसकी तो काशिफ साहब ने बाद में अच्छी क्लास ली होगी। अगोल जहांगीर की बाहों में उससे बोलने लगी थी। अच्छी क्लास ली होगी? क्या मतलब, कैसे? जहांगीर उसके गिर्द से अपने बाजू हटाते हुए कंफ्यूज होता अगोल को देखकर पूछने लगा। तो एकदम गड़बड़ा गई थी, मगर फिर उसने सच बताने का फैसला किया। इतना गुस्सा आया था ना मुझे उस दिन जहांगीर, कितना रोई थी मैं उस रात। इसलिए बाद में मैं यूनिवर्सिटी से सीधा काशिफ साहब के घर चली गई और उन्हें साफ कह दिया कि वो रोज़ी को संभाल कर रखें। उसकी बेतकल्लुफ़ी मुझे अपने शौहर से ज़रा पसंद नहीं।
अगोल जैसे जैसे बता रही थी जहांगीर को वैसे वैसे अगोल पर गुस्सा आने लगा। यानी काशिफ सीनी ने रोज़ी को मारकर उसकी डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने इसीलिए फेंकवाया था। उसे लगा कि वो रोज़ी का हमदर्द है या फिर रोज़ी उसकी मुखबर है। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है अगोल? तुम ऐसे मुँह उठाकर अकेली सीरी के घर चली गई? अकल नाम की कोई चीज़ है तुम्हें? जहांगीर अब गुस्से में अगोल को डांटने लगा क्योंकि बहुत मुमकिन था अगोल की बेवकूफ़ी की वजह से रोज़ी अपनी जान से हाथ धो बैठी हो। और यूँ सीरी के अकेले घर जाना उसके लिए खुद के लिए कितना ख़तरनाक था। आपको इतना बुरा लग रहा है मेरा काशिफ साहब से रोज़ी की शिकायत करना कि आप उल्टा मुझे डांट रहे हैं? यानी वो चुड़ैल आपके लिए मायने रखती है? अगोल नाराज़ होते हुए बेड से उठने लगी तो जहांगीर ने दोबारा उसका बाजू पकड़कर उसे वापस बिठाया था। वो मायने नहीं रखती, मेरी बीवी मेरे लिए मायने रखती है। काशिफ सही आदमी नहीं है, तुम्हें यूँ अकेले उसके घर नहीं जाना चाहिए था। प्रॉमिस करो अब कभी भी दोबारा ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करोगी। जहांगीर गुस्से की बजाय अब नरमी से बोला। उस पर गुस्से का फ़ायदा भी क्या था, वो सारी बातों से लायम थी। नहीं करूँगी, मगर ये बार बार यूँ इनडायरेक्ट मुझे बेवकूफ़ मत बोलें। ये बताएं कि आपकी बीवी आपके लिए कितनी मायने रखती है? अगोल का दिल चाहा वो भी जहांगीर के मुंह से अपने लिए इजहार और तारीफ सुने। इसमें बताने वाली क्या बात है, मेरी बीवी हो तुम, मायने ही तो रखती हो मेरे लिए। जहांगीर उसे टालते हुए बोला। फिलहाल वो इतनी जल्दी कोई इजहार करने के मूड में नहीं था। ये क्या बात हुई, बीवी हो मायने तो रखती हो, ज़रा ठीक से बताएं। अगोल मजीद जहांगीर के करीब आकर बैठी। जहांगीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा, फिर उसका चेहरा थाम कर अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर अपनी तिश्नगी मिटाने लगा, जो चंद घंटे पहले किचन वाले वाक़ये से कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई थी। जहांगीर पहले मेरी बात का जवाब दें आप। अगोल उससे अपना आप छुड़वाते हुए पूछने लगे। वो जहांगीर से इतराफ़ चाहती थी। बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ हो। जहांगीर बोलने के साथ ही उसे अपने हिसार में लेता हुआ बेड पर लेटा चुका था। एक बार फिर उसने अगोल के होंठों पर अपने होंठों से गिरफ्त की। अगोल अपनी आंखें बंद करके जहांगीर के गिर्द अपने हाथ हायल कर चुकी थी। जहांगीर उसकी शहरक को चूमता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। मुश्किल से चंद मिनट ही गुजरे थे तब ज़ोर ज़ोर से गोलियों की बौछार शुरू हुई, जैसे कोई घर से बाहर गेट पर बुरी तरह गोलियां बरसा रहा हो। जहांगीर एकदम उठकर बैठा। अगोल भी गोलियों की आवाज़ सुनकर बेड पर बैठ गई। कोई घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो चुका था। जहांगीर ने फुर्ती से बेड के साइड की टेबल से अपना पिस्टल निकालना चाहा, पर उसे महसूस हुआ कोई बाहर बरामदे में चलता हुआ बेडरूम की खिड़की के नज़दीक आ रहा है। वो बिना रिवॉल्वर लिए अगोल को खींचकर बेड की दूसरी साइड पर नीचे बैठ गया था। गोलियों से फायर करके बेडरूम की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए थे। अगोल गोलियों की आवाज़ सुनकर बेतहाशा डर गई। सिर्फ 2 मिनट की खामोशी के बाद दूसरे बेडरूम फिर ड्राइंग रूम की खिड़कियों पर गोलियां चलना शुरू हुईं। वो जो कोई भी था कमरों के अंदर दाखिल होने की बजाय बरामदे में खड़ा घर के कमरों की सारी खिड़कियों और दरवाज़ों पर गोलियां बरसा रहा था। अगोल ने डर के मारे रोना चाहा तो जहांगीर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसकी नज़र सिर्फ बेडरूम के बंद दरवाजे पर थी और कान सिर्फ कदमों की आहट पर। वो जो कोई भी था आसानी से लाउंज या ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हो सकता था, मगर वो बाहर खड़ा ही गोलियां चला रहा था, जैसे मकसद सिर्फ खौफजदा करना या धमकाना हो। अब गोलियों की बौछार सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। 10 मिनट बाद बाहर का गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। शायद वो वापस चला गया था। जहांगीर ने उठना चाहा तो अगोल ने उसका गिरेबान सख्ती से पकड़ लिया। वो नफ़ी में सिर हिलाकर उसे मना कर रही थी, साथ ही बेआवाज़ रो भी रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जहांगीर कहीं भी जाए। तब जहांगीर ने उसका हाथ अपने गिरेबान से हटाया और उसे खामोश रहने का इशारा करता हुआ अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। आहिस्ता से वो खिड़की के पास आया जहाँ कमरे की तरफ कांच के टुकड़े पड़े थे। खिड़की से झांकने के बाद उसे बाहर का मंजर साफ लगा। वो भागकर दराज से अपनी पिस्टल निकाल कर अगोल पर नज़र डालता हुआ बेडरूम से बाहर निकला और बेडरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया। मुहतात अंदाज में चलते हुए उसने नसरों और दिमाग को चबंद रखा था। घर के तमाम कमरे क्लियर थे, खिड़कियों के कांच बिखरे पड़े थे। अलबत्ता बाहर निकलकर उसने ज़ख्मी गार्ड को देखा और शकील को कॉल करने लगा। कल रात होने वाले वाक़े के पीछे सिर्फ और सिर्फ काशिफ सीने का ही हाथ हो सकता है। उसे धमकाना या खौफजदा करना चाहता था या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए ऊंची हरकतों पर उतर आया था। अब वक्त आ गया था कि जहांगीर भी उसे कुछ कर दिखाए। अपना यूनिफॉर्म पहनकर पिस्टल को चेक करता हुआ वो कार की कीस लेकर घर से बाहर निकला था। कल की सारी रात उसने तकरीबन जागकर गुजारी थी। अगोल कल रात काफ़ी डर गई थी। बार बार वक्फे से सारी रात खौफ के मारे उसकी आंख खुलती रही। जहांगीर उसे अपने जागने का यकीन दिलाता रहा था कि वह इत्मीनान से सो जाए। जहांगीर की सुबह 6 बजे के करीब 2 घंटे के लिए आंख लगी थी। सबसे पहले उसने उठकर अगोल को उसके मेके छोड़ा। वो अकेले जाने के लिए या रुकने के लिए तैयार नहीं थी। तब जहांगीर ने उसे बोला कि उसे रात को वापस ले आएगा। अगोल का घर में ही अकेले रहना सेफ हरगिज़ ना था। उसने आज ही पहले फुर्सत में घर के और मेन डोर के लॉक चेंज करवाए। घर की तमाम खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए। घर के बाहर सिक्योरिटी पेपर से कैमरे पहले से ही लगे हुए थे, अब उसने घर के अंदर भी लगवा दिए थे। घर के सारे काम करवाने के बाद उसने दूसरे गार्ड का इंतज़ाम किया। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसने कार का रुख काशिफ सीनी के घर की तरफ किया। नाम और शनाख्त के बाद जहांगीर अपनी गाड़ी काशिफ सीनी की कोठी के अंदर ले आया। काशिफ सीनी बाहर लॉन में कुर्सी पर बुरे जमान था। उसका एक मुलाजिम और जुनेद भी वहीं मौजूद थे जो उसके पीछे खड़े थे। जहांगीर अपनी कार पार्क करते हुए उसके पास आया था।
आओ एसपी, कहो कैसे आना हुआ? काशिफ सीरी जहांगीर को देखते हुए पूछने लगा। जहांगीर ने उसके सामने खड़े होकर बेल्ट होस्टर से पिस्टल निकाली, वैसे ही जुनैद ने भी अपनी पिस्टल निकाली। जहांगीर ने गुस्से में घूर कर उसे देखा और 2 कदम का फासला तय करके जुनैद के पास पहुंचा। पुलिस को हथियार दिखाता है? बोलने के साथ ही जहांगीर ने 2 थप्पड़ जुनैद के मुंह पर मारे। जुनैद को मारने के बाद उसने पिस्टल का रुख लॉन में लगे बल्ब की तरफ किया। उस पर फायर मारने के बाद उसने काशिफ सीरी की गाड़ी पर 3 से 4 फायर किए। एसपी, काशिफ सीरी गुस्से में जहांगीर को देखकर चीखा तो जहांगीर ने अपनी पिस्टल का रुख उसके सामने किया था। तुम मेरे घर में घुसकर कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहे हो। काशिफ सीरी कुर्सी से उठकर जहांगीर से बोला। वो काफ़ी देर से पुलिस वाले की गुंडागर्दी अपने घर में देख रहा था। जहांगीर चलता हुआ काशिफ सीरी के पास आया और टेबल पर रखा हुआ चाय के केटल पर फायर किया। काशिफ सीरी गुस्सा जब्त करते उसे देखने लगा। ये आँख मचोली बंद करो सीरी। आइंदा अगर तुमने मेरे घर की तरफ या मेरी बीवी की तरफ बुरी नज़र से देखा तो मुझे किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपनी ईमानदारी को एक तरफ रखकर इस पिस्टल में मौजूद सारी की सारी गोलियां तुम्हारी इस खोपड़ी में भर दूंगा। जहांगीर काशिफ सीरी को बोलता हुआ वापस जाने लगा, तभी पीछे से जुनैद ने पिस्टल का रुख जहांगीर की पुश्त पर किया। बेवकूफ़ी मत करो जुनैद, पिस्टल नीचे करो। वो यहाँ ऐसे नहीं आया होगा, अपनी सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम करके आया होगा। काशिफ सीरी जुनैद को देखते हुए बोला और फिर जहांगीर को देखने लगा जो अपनी कार में बैठकर गेट से बाहर निकल गया था। सुबह से ही अगोल घर पर आई हुई थी। उसे अच्छा खासा टाइम देने के बाद वो फातिमा की इजाज़त पर ड्राइवर के साथ शॉपिंग मॉल आ गई थी, जहाँ से उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। वो भी कार में बैठने का इरादा रखती थी तब उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ? बीवी की याद आ रही है? दिल नहीं लग रहा बेगम के बिना? सलाम के बाद ऐना जहांगीर से पूछने लगी। कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। बीवी की याद आती तो उसको कॉल मिला था। इस वक्त मैंने अपनी बहन से खैरियत पूछने के लिए कॉल किया। जहांगीर इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। थोड़ी देर पहले उसने अगोल को कॉल मिलाकर रात को रेडी रहने का बोला था। तब अगोल से ऐना को पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वो आउट है। तभी जहांगीर ने ऐना को कॉल मिलाई थी। मैं ठीक हूँ भाई, रात में आ रहे हैं ना आप घर? ऐना ड्राइवर को चलने का इशारा करते हुए जहांगीर से पूछने लगी। नहीं यार, आज थोड़ा बिजी हूँ, बस अगोल को रात में लेकर घर निकलूँगा। तुम रोने के साथ चक्कर लगाओ, बल्कि ऐसा करो कल तुम दोनों हमारे साथ ही डिनर कर लो। जहांगीर ने बैठे बैठे खुद ही प्रोग्राम बनाते हुए ऐना को बोला था। कल का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कल तो रूहान भी बहुत लेट घर आएंगे। कल दरअसल कुछ ज़रूरी सामान शिप पर पहुँचाना है जो रूहान अपनी निगरानी में ही पहुँचाएंगे। ऐना जहांगीर को कल ना आने का जवाब बताने लगी और जहांगीर का दिमाग कहीं और ही चला गया था। ऐना, क्या रोने की कमर पर के का टैटू अभी तक मौजूद है? जहांगीर ने ऐना से एकदम सवाल किया था। जी, मेरा मतलब है नहीं, कौन सा टैटू? ऐना जो कि अचानक से पूछे गए सवाल पर बेसाख्ता जी बोल चुकी थी, मगर रूहान का रद्द-ए-अमल याद आने पर वो बात संभालती भी अनजान बनकर उल्टा जहांगीर से पूछने लगी। नहीं कुछ नहीं, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी कुछ काम याद आ गया। जहांगीर कॉल काट चुका था, उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। ऐना का पहले इकरार करना और फिर बात को संभालते हुए लाइल्मी का इजहार करना। उसकी बहन क्या कुछ जानती थी रूहान के बारे में, ये बात वो बातों में अंदाज़ा लगा लेगा। मगर ये तो कन्फर्म था रूहान की कमर पर वो टैटू मौजूद है और कल रूहान की शिप में वाकई लड़कियों को इलीगल दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है। क्या सिर्फ आगोल को ही खतरा था? उसकी अपनी बहन क्या सेफ थी? जहांगीर को बहना की भी फिक्र होने लगी। उसे नहीं लगता था कि रूहान ऐना को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मगर उसे काशिफ सीरी का कोई भरोसा नहीं था। उसे यकीन था कल जो कुछ उसके घर हुआ और परसों जो लोग आगोल को लेने आए थे, रूहान इन सब बातों से अनजान होगा। उसने आज सुबह आगोल को सख्ती से मना किया था कि अपने घर में फ़िलहाल कोई बात नहीं बताएगी। वो रूहान को अलर्ट नहीं करना चाहता था। उसे कल का इंतज़ार था जब शिप पर वो रूहान को रंगे हाथ पकड़ेगा। भाई को कैसे मालूम हो गया रूहान की कमर पर उस टैटू के बारे में? शुक्र है मैंने बात संभाली। ऐना जहांगीर की कॉल रखते हुए सोचने लगी। कार सिग्नल पर रुकी तब उसकी नज़र रूहान की गाड़ी पर पड़ी, जो कि 3 से 4 गाड़ियाँ आगे खड़ी थी। ऐना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने मोबाइल बैग से निकाला। कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? ऐना ने रूहान को टेक्स्ट करके पूछा तो उससे रूहान का मैसेज वसूल हुआ। ऑफिस में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। जान खैरियत? रूहान का मैसेज पढ़ने के बाद ऐना उसकी कार को घूर कर देखने लगी, जो कि सिग्नल खुलने पर स्टार्ट हो चुकी थी। खैरियत है, बस याद आ रही थी आपकी। ऐना ने मैसेज सेंड करते हुए ड्राइवर से रूहान की कार को फॉलो करने को कहा। वो अपने मिजाजी खुदा को उसके झूठ पर थोड़ा सा शर्मिंदा करने के बाद घर जाना चाहती थी। सी यू सून डार्लिंग। रूहान का मैसेज काफ़ी देर बाद उसे मौसूल हुआ जब ड्राइवर ने कार अल किंग होटल के गेट पर रोकी। मैडम, क्या कार होटल के अंदर लेकर जानी है? ड्राइवर ऐना को देखते हुए पूछने लगा, क्योंकि रूहान की कार अंदर जा चुकी थी। नहीं तुम ऐसा करो, घर के लिए निकल जाओ, मैं रूहान के साथ आ जाऊंगी। ऐना कार से उतरते हुए ड्राइवर को बोली और होटल के अंदर चली गई थी। रूहान से थोड़ा फासला रखते हुए वो उसके पीछे जाने लगी।
आप यहाँ कहाँ जा रही है मैडम? आगे कोई रास्ता नहीं। वो वाकई एक अनजान सा रास्ता था जहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर रूहान होटल के अंदर क्या था। ऐना उसके पीछे जाने लगी, तभी वहाँ एक गार्ड गन हाथ में पकड़े ऐना को देखते हुए पूछने लगा था, रास्ता कैसे नहीं है? अभी मेरे हस्बैंड अंदर गए, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, रास्ता दे प्लीज़। ऐना गार्ड को देखते हुए बोली तो गार्ड ने उस खूबसूरत सी लड़की को देखा जो कि खुद ही दलदल में फंसने को जा रही थी। पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ उसने ऐना को जाने दिया। अंदर काफ़ी अंधेरा था। ऐना सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुंची। वहाँ पर लिफ्ट मौजूद थी और बाकी जगह सुनसान थी। यकीनन रूहान इस लिफ्ट में ही कहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई और दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। ऐना को लगा उसे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट में मौजूद बटन दबाने पर लिफ्ट मज़ीद नीचे यानी अंडरग्राउंड जाने लगी थी। वो बेहद आहिस्ता से कदम उठाती हुए आगे बढ़ी। एक पतली सी गली जो उल्टे हाथ को मुड़ती थी, वहीं उसे रूहान की आवाज़ आने लगी। वो किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ऐना मुड़ने की बजाय दीवार से चिपक कर हल्का सा सर निकाल कर रूहान को देखने लगी। रूहान अपना मोबाइल पॉकेट में रख रहा था और दीवार पर लगे बटन को दबा रहा था, जो उसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। बटन दबाने से वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला और रूहान अंदर चला गया। रूहान कहाँ चले गए हैं? ये कैसी पुरस्कार सी जगह है, मुझे शायद वापस चले जाना चाहिए। ऐना को घबराहट होने लगी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी, मगर लिफ्ट से एक आदमी निकला जो उसे देखकर चौंका। ऐना अचानक किसी और आदमी की आमद पर एकदम डर गई थी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर? कैसे आई इस जगह? जुनैद ऐना की कलाई पकड़कर पूछने लगा। अकेली किसी लड़की का इस जगह पर आना खतरे से खाली नहीं क्या? क्योंकि इस जगह को कोई नहीं जानता था। न जाने ये लड़की गलती से आ गई या फिर जासूसी कर रही थी। ये क्या बदतमीजी, आपने हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? हाथ छोड़ें। ऐना अचानक इस अजनबी के हाथ पकड़ने से घबरा गई। वो डरने के बावजूद सख्त लहजे में बोली थी, जो भी कोई एक दफ़ा गलती से जहाँ आ जाए वो वापस नहीं जा सकता। अब तुम भी वापस नहीं जाओगी। जुनैद इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए बोला, जो उसे देखी देखी लग रही थी, मगर वो यहाँ की कैदी हरगिज़ ना थी। मुफ्त हाथ लगा खूबसूरत माल वो लोग भला कहाँ छोड़ने के आदी थे। इसीलिए वह हैना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। छोड़िए मेरा हाथ, यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे, मैं उनसे आपकी शिकायत कर दूंगी, प्लीज़ हाथ छोड़ें। जुनैद ऐना की कलाई पकड़ता हुआ उसे लेकर जा रहा था। ऐना को समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे अपना हाथ छुड़वाए। वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी जहाँ वो आदमी उसे लेकर जा रहा था। ऐना की बातें सुनने के बावजूद जुनैद उसका हाथ पकड़े हुए से इस खुफिया जगह पर ले आया था। ऐना जैसे जैसे उसके साथ कदम बढ़ाने पर मजबूर थी, वैसे वैसे उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वहाँ पर लड़कियों को और छोटे बच्चों को कैद किया गया था। प्लीज़ मुझे नहीं जाना यहाँ, मुझे वापस जाने दो। ऐना रोते हुए उसे अपना हाथ छुड़वाकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी जुनैद ने हाथ की मुट्ठी में उसके बालों को पकड़ा। अब वो ऐना को अंदर की तरफ एक कमरे में लेकर जा रहा था। रूहान को 5 मिनट हुए थे काशिफ सीरी के पास आकर बैठे हुए। कल शिप के जरिए लड़कियों की एक बड़ी तादाद को दूसरे मुल्क रवाना करना था, जहां उनकी बोली लगाई जाती और नीलामी होती। रूहान इसी बारे में काशिफ सीरी से बात करने आया था। साथ ही लड़कियों के चेहरे भी देखने आया था जिनको कल उसकी शिप में पहुंचाया जाता। तभी रोती हुई निस्वानी आवाज़ पर भी साख्ता मुड़ा। काशिफ ने भी रूम के अंदर आते हुए जुनैद को देखा, जो किसी लड़की को बालों से पकड़ता हुआ रूम के अंदर ला रहा था। जुनैद! रूहान ने ऐना को देखा, जिसको बालों से जुनैद ने पकड़ा हुआ था। रूहान गुस्से में जुनैद पर ढाड़ा। आज उसे ऐना को इस जगह पर देखकर मालूम हुआ पैरों तले ज़मीन निकलना किसे कहते हैं। रूहान के बुरी तरह चीखने पर जैसे ही जुनैद ने ऐना को छोड़ा, ऐना भागते हुए रूहान के गले से लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। रूहान के साथ साथ काशिफ सीर भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हैरत से रूहान की बीवी को देखने लगा। आखिर उसकी बीवी यहाँ तक कैसे पहुँची? जुनैद भी हैरत ज़्यादा था कि लड़की रूहान की बीवी है। शादी वाले दिन मेकअप की वजह से शायद वो उसे पहचान नहीं पाया था। तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही है रूहान? काशिफ सीर ऐना को देखते हुए रूहान से पूछने लगा। जानना तो रूहान भी ऐना से ही चाहता था कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है, मगर इससे पहले जुनैद बोल पड़ा, मुझे नहीं मालूम था ये आपकी वाइफ है, मगर थोड़ी देर पहले इससे कहा कि आपका पीछा करते हुए यहाँ पर आई थी। जुनैद रूहान को देखते हुए बताने लगा। रूहान अभी तक ऐना की हरकत पर गुस्से से ज़्यादा सदमे की हालत में था और ऐना अभी भी खौफ के मारे रूहान से चिपकी हुई रो रही थी। सर, मैं आपसे रात में बात करता हूँ। रूहान काशिफ सीरी से बोलता हुआ ऐना के शोल्डर के गिर्द अपना बाजू लपेट कर वहाँ से निकलने लगा। वहीं रुक जाओ रूहान। काशिफ सीरी की आवाज़ पर रूहान के कदम रुके तो ऐना को भी रुकना पड़ा। रूहान पलट कर काशिफ सीरी को देखने लगा और ऐना अपने शौहर का घबराया हुआ चेहरा देखने लगी। इलियास याद है तुम्हें? उसकी बीवी को यहाँ पर अनजाने में लाया गया था, जबकि तुम्हारी बीवी यहाँ पर खुद चल कर आई है। तुम्हारा पीछा करते हुए ये अब तुम्हारे साथ साथ मेरी असलियत से भी वाकिफ़ हो गई है, जिसे तुम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। काशिफ सिंह ने रूहान को देखते हुए बोला। एक बार फिर ऐना ने खौफ से रूहान को जकड़ लिया। रूहान ऐना को अपने हिसार में लेते हुए खुद भी डर गया था। अब मुतमईन हो जाइए, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। रूहान को इस वक्त डरना नहीं था, इसलिए वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हुए बोला, यहाँ अपनी बीवी को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं मुतमईन नहीं हो सकता रूहान, ना ही अपने लिए कोई रिस्क ले सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बीवी एसपी की बहन है, ये बहुत ख़तरनाक है। काशिफ सिंह ने जुनैद की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे पिस्टल लिया था। पिस्टल हाथ में लिए वो चलता हुआ रूहान के पास आया।
ऐना रूहान के गले लगकर रोने लगी। रूहान खामोशी से पहले काशिफ सीरी को देखने लगा, फिर उसके हाथ में मौजूद पिस्टल को देखने लगा। यहाँ मौजूद लड़कियों के साथ जो सलूक होता है वो यकीनन तुम अपनी बीवी के साथ होता हुआ नहीं देख सकते। क्यों, ऐसे ही है ना रूहान? काशिफ सीरी पिस्टल का रुख रूहान की तरफ करते हुए उससे पूछने लगा। रूहान को लगा जैसे आज वो सरेआम लुट जाएगा, कहीं उसकी इज्जत खाक में ना मिल जाए। वो खामोशी से काशिफ सीरी को देखने लगा। ऐना अभी भी रूहान के गले लगे हुए खौफ से रो रही थी। अपने हाथ से ख़त्म कर दो अपनी बीवी को। काशिफ सीरी पिस्टल को अपने हाथ के ऊपर रखकर रूहान की तरफ बढ़ाते हुए बोला। ऐना ने काशिफ सीरी की बात सुनकर एकदम सर उठाया और पूरी आंखें खोले वो रूहान को देखने लगी जो काशिफ सीरी के हाथ से पिस्टल उठा रहा था। रूहान, ऐना रूहान को छोड़कर बेयकीनी से उसे देखते हुए बोली। वो रोना भूलकर रूहान को बिना पलके झपकाए देखने लगी। रूहान ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करके ऐना की पेशानी पर पिस्टल रखी। ऐना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी इज्जत को पामाल होते तो नहीं देख सकता था, शायद उसे ख़त्म करना बेहतर था। ऐना की जान लेते हुए रूहान के हाथ लरसने लगे। फिर वो खुद चीख कर क्या करेगा, ये सोच आते रूहान ने ऐना की पेशानी से पिस्टल उठाकर अचानक पिस्टल का रुख काशिफ सीरी की तरफ किया। ना ही मैं इसको यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ और ना ही मार सकता हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। ये अपने भाई से या किसी से कुछ नहीं बोलेगी। मैं आप पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा सर। प्लीज़ मुझे अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जाने दें। रूहान ने पिस्टल का रुख काशिफ सीरी की तरफ किया हुआ था। दूसरे हाथ से ऐना को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला। ऐना एक बार फिर उसके सीने में मुँह छुपाकर रोने लगी थी। ये तुम सही नहीं कर रहे हो रूहान। ब्लैक किंग तो गलती के बाद किसी को एक मौका नहीं देता, जबकि हफ्ते पहले तुम्हारे घर से हमारी एक लड़की भाग गई थी। काशिफ सीरी गुस्से में रूहान को देखते हुए याद दिलाने लगा। यकीनन वो फरवा की बात कर रहा था। ऐना रूहान के सीने से लगी सोचने लगी। वो मकरूज चेहरे वाला काशिफ सीरी आज ऐना को उसका चेहरा देखकर खौफ आ रहा था। उसको देखने की बजाय रूहान के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थी। सर, आपको इस बार भी मुझे माफ़ करना पड़ेगा। कल शिप के ज़रिए जो आगे डिलीवरी होनी है उसका अपनी मंजिल पर पहुँचना आपके लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐना की मौजूदगी में रूहान काशिफ सीरी को कोड वर्ड्स में लड़कियों के मुतल्लक आगाह करने लगा, जिसका कल शिप के ज़रिए दूसरे मुल्क पहुंचना बहुत ज़रूरी था, वरना काशिफ सीरी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता। रूहान की बात सुनकर काशिफ सीरी पीछे-ताब खाकर रह गया। वो इस वक्त ना रूहान से बगाड़ सकता था, ना ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता था। अगर किसी भी तरह की ऊंच नीच हुई या शक के दायरे में मेरा नाम आया तो रूहान याद रखना, मैं अपना नफ़ा नुकसान का सोचे बिना तुम्हें तुम्हारी फैमिली समेत। काशिफ सीरी अधूरी बात छोड़कर रूहान को देखने लगा। आप मुतमिन हो जाएं, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। रूहान ने पिस्टल अपने हाथ पर रखकर काशिफ सीरी की तरफ बढ़ाई और उसे यकीन दिलाते हुए ऐना को वहाँ से लेकर निकल गया था। कल रात वो काफ़ी लेट अगोल को घर वापस लेकर आया था। उसकी ऐना या रूहान से मुलाकात नहीं हो सकी थी। मंसूर से 10 मिनट बातें करके फातिमा के हाथ की बनी हुई चाय पीकर वो अगोल को वापस घर लेकर आ गया था। घर आने के बाद अगोल बेड पर उसके बराबर में लेटी हुई काफ़ी देर से उससे बातें कर रही थी, मगर जहांगीर का दिमाग रूहान पर अटका हुआ था। कल उसकी शिप पर लड़कियां दूसरे मुल्क स्मगल होनी थी। रूहान की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ होगा, जहांगीर वो सब कुछ सोच रहा था। उसे खबर नहीं हुई थी कि कब बागुल उसके सीने पर सर रखकर सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जहांगीर भी नींद की वादियों में चला गया। नींद में जहांगीर ने बेड पर हाथ रखा तो आंखें बंद किए आगोल को अपने हाथ से तलाशने लगा। आगोल बेड पर अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी, सुबह हो चुकी थी। जहांगीर ने दूसरी तरफ करवट लेकर सामने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। पिछले 4 माह से वो अक्सर ऐसे ही योगा करता हुआ उसे देखता आ रहा था। इस वक्त वो फर्श पर सजदे की हालत में लेटी हुई थी, जबकि अपने दोनों हाथों को उसने बिल्कुल स्ट्रेट फर्श पर रखा हुआ था। चंद मिनट गुजरने के बाद वो दोनों हाथों को आधे दहड़ के साथ आहिस्ता से मूव करती हुई लेफ़्ट साइड पर जाने लगी। फिर सजदे वाली पोजीशन में वापस आई और थोड़ी देर बाद इसी तरह अपने हाथों और आधी बॉडी को मूव करती हुई राइट साइड पर ले जाने लगी। जहांगीर खामोशी से उसे योगा करते हुए देख रहा था। जहांगीर ने नोट किया था वो स्लिम होने के बावजूद अपने वेट को लेकर बहुत टेंस रहती थी। अब वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई थी। उसकी पुश जहांगीर की तरफ थी। अपनी शर्ट को कमर से नीचे करते हुए अब वो सांस रोकती हुई अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने के बाद पाँव तक ले जाकर नीचे झुकी थी। जहांगीर ने साइड टेबल पर अगोल के नोट्स के ऊपर रखा हुआ पेन उठाया और नीचे झुकी हुई अपनी बीवी को निशाना लिया। वो जो पूरी तवज्जो से योगा कर रही थी, अचानक कोई चीज़ उसकी बैक पर लगी, जिससे उसका रबर टूटा। वो सीधी होकर पलटकर सामने बेड पर लेटे हुए जहांगीर को देखने लगी, जो कि चेहरा बिल्कुल संजीदा किए मगर आंखों में शरारत भरे उसी को देख रहा था। आगोल खामोशी से चलते हुए उसके पास आई। ये क्या था? पेन को वापस नोट्स के ऊपर रखती हुई वो अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर जहांगीर से उसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकत के बारे में पूछने लगी। तुम्हें अपने पास बुलाने का तरीका? जहांगीर ने बेड पर लेटे लेटे अगोल के हाथ उसकी कमर से हटाते हुए खुद उसको कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिराया था। क्या कर रहे हैं? नाश्ता बनाना है मुझे। अगोल को अपने हिसार में लेकर बेड पर लेटा चुका था। अगोल उसका इरादा भांपते हुए बोली, ये तुम्हारी मम्मा के हाथ की बनी हुई चाय का नतीजा है। अब उनको बता देना आपके दामाद पर इस करामाती चाय का असर हो गया है, जिसकी वजह से मुमकिन है बहुत जल्द नानी बन जाए।
जहांगीर राहुल का चेहरा देखकर जितनी संजीदगी से बोला था, जहांगीर की बात सुनकर राहुल की आंखें हैरत से बाहर आईं। मगर इससे वो पहले वो कुछ बोलती, जहांगीर अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसकी बोलती बंद कर चुका था। यानी आप उस दिन मम्मा और मेरी बातें सुन रहे थे? अगोल जहांगीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाते हुए पूछने लगी। जहांगीर मुस्कुराहट छुपाते हुए अपनी बुनियान उतार रहा था, तब अगोल दोबारा बोली, मैंने उसके बाद जाहिदा की खूब क्लास ली थी और उसे खबरदार किया था कि आइंदा मम्मा को उल्टी सीधी जगहों पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो वो पानी भी मम्मा से लेकर ज़ाया कर चुकी हूँ। अगोल फातिमा की पोजीशन क्लियर करते हुए जहांगीर से बोली, ना जाने वो उसकी मम्मा के बारे में क्या सोच रहा है। जहांगीर अगोल के ऊपर झुककर उसकी गर्दन पर होंठ रख चुका था। जहांगीर आप ना जाने क्या सोच रहे होंगे। अगोल के बोलते जहांगीर ने सर उठाकर उसे घूर कर देखा था। क्या तुम खामोश रह सकते हो थोड़ी देर के लिए? जहांगीर सीरियस होकर अगोल से पूछने लगा तो अगोल खामोश हो गई। अब अगोल को अंदाज़ा होने लगा वो फातिमा को जल्द नानी बना देगा। सूरकुल हाथ को चंद पल्ले गुजरे थे। जहांगीर बगैर शर्ट के कंफर्टर के अंदर लेटा हुआ था, जबकि अगोल अपनी शर्ट ठीक करते हुए बेड से उतरने लगी। जहांगीर ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपनी तरफ खींचा। आज क्या घर पर एक दिन गुजारने का इरादा है आपका? एक तो उससे फ़ौरन ही जहांगीर से नजरें नहीं मिलाई जा रही थी, फिर जहांगीर के देखने पर वो मज़ीद उससे नजरें मिलाए बगैर बोली थी, तुम बताओ आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम कर दूँ? जहांगीर बेड पर लेटा उसके बालों में उंगलियां फंसाई संजीदगी से अगोल को देखकर पूछने लगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आज आप सारा दिन घर में गुजारें। शर्मीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अगोल ने जहांगीर के सीने पर सर रखकर कहा, तो जहांगीर ने उसे अपने बाजुओं के हल्के में भर लिया। ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है, आज का पूरा दिन तुम बेड से नीचे नहीं उतरोगी। आज हम यूं ही एक दूसरे के करीब रहेंगे। जहांगीर की बात सुनकर अगोल ने उसके सीने से सर उठाकर घूरते हुए जहांगीर को देखा। नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं। जहांगीर के सीने पर पंच मारते हुए बेड से उठ गई। जहांगीर उसको बेडरूम से निकलता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा था। नाश्ता बनाने के दौरान वो यही सोच रही थी कि जहांगीर जब उसके करीब होता था तो कितनी शिद्दत छलकती थी उसके अंदाज में। क्या वो मोहब्बत भी उससे इतनी ही शिद्दत से करता है? अगर ऐसा है तो फिर वो इजहार क्यों नहीं करता? अगोल अपनी सोचों में गुम नाश्ता तैयार करके टेबल पर रखने लगी, तब उसने देखा जहांगीर यूनिफॉर्म में रूम से बाहर निकला। ये क्या बात हुई? थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे आप अपना सारा दिन मेरे नाम करने वाले। जहांगीर को यूनिफॉर्म में देखकर अगोल को अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ था। हाँ, मगर मैंने एक शर्त भी रखी थी जो तुमने पूरी नहीं की। जहांगीर मायने खेजी से कहते हुए उसे याद दिलाने लगा और चेयर खिसका कर बैठा। जहांगीर मैं सीरियस हूँ, आप आज कहीं नहीं जा रहे। मैं आज का सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी। वो अगोल का माइंड बना चुका था, इसलिए अब उसका पुलिस स्टेशन जाना अगोल को बुरा लग रहा था। इस वक्त मैं भी बहुत सीरियस था, तो मैं बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए था। जहांगीर ने बोलते हुए नाश्ता शुरू कर दिया था। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी, आप बाहर निकल कर दिखाएं मुझको ज़रा। अगोल अब जिद पर आ गई थी, उसका मूड ख़राब हो चुका था। वो चाहती थी आज का दिन जहांगीर उसके साथ गुजारे। वो जहांगीर से अपने लिए उसकी फीलिंग्स आना चाहती थी। जहांगीर के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनने की कितनी तमन्ना थी उसकी। अगोल अब जिद नहीं, ज़रूरी काम है, जल्दी आ जाऊँगा। जहांगीर ने जब उसको जिद करते देखा तो खुद भी थोड़ा सख्त होकर बोला था। वैसे तो इस वक्त उसका इरादा कहीं भी जाने का नहीं था, शाम में ही उससे पोर्ट रोहान की शिप पर जाना था। लेकिन थोड़ी देर पहले एसएसपी सैफुल्ला की कॉल उसके मोबाइल पर आई थी और उन्होंने बताया था कि उसे फौरी डीआईजी साहब ने तलब किया है काशिफ सीनी के केस के मुतालिक जानने के लिए, क्योंकि कमिश्नर साहब के किसी और शहर के ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ गए थे और उनकी जगह जिस कमिश्नर को तैनात किया गया था वो ईमानदार था। बहुत मुमकिन था कि अब काशिफ सीनी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए। अच्छा बात सुनो मेरी, बाहर गेट पर गार्ड मौजूद है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। वैसे तो पूरे घर की मॉनिटरिंग हो रही है। यार यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं शाम तक घर जल्दी आ जाऊँगा। जहांगीर के सख्त लहजे में बोलने के बाद वो बेदहानी से उसकी बात सुन रही थी। किसी आखिरी जुमला बोलते हुए जहांगीर ने उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया और प्यार से बोला था, शाम में क्या आपको ज़रूरत ही नहीं है आज घर आने की? अगोल अपने चेहरे से जहांगीर के हाथ हटाकर बेडरूम में चली गई थी। जहांगीर लंबा सांस खींचकर कलाई पर बंधी हुई घड़ी में टाइम देखते हुए घर से बाहर निकल गया। 150 के करीब तादाद में लड़कियों को रोहान ने अपनी शिप में मौजूद कमरे के तहखाने में मुंतकिल करवाया था। 10 मिनट के बाद शिप को अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना था। जुनैद थोड़ी देर पहले उसके पास से गया था। रोने, मुझे इस शिप की तलाशी लेनी है। रोहान का मुंह शिप की तरफ था। उसे मुड़कर देखा तो अपने पीछे जहांगीर को खड़ा पाया। एक पल के लिए उसे हैरत का शदीद झटका लगा, मगर दूसरे ही पल उसे ऐना के ऊपर शदीद गुस्सा आया। क्या है मेरी शिप में जो तुम्हें तलाशी लेनी है? यानी तुम होते कौन है तलाशी लेने की बात करने वाले? वो अपना गुस्सा छुपाए बगैर काफ़ी बदतमीज़ी से जहांगीर से बोला था। ये तो तुम्हें भी मालूम है कि क्या है इस शिप में, और इस पुलिस यूनिफॉर्म में मुझे देखकर तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारी शिप की तलाशी लेने वाला। जहांगीर रोहान को जवाब देते हुए शिप की तरफ बढ़ने लगा। वो सीधा हेडक्वार्टर से यहाँ आया था, जबकि शकील पुलिस वैन में थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला था। रुको जेडी, ये किसी अरे गहरे का शिप नहीं है जो तुम इसकी तलाशी लोगे। जहांगीर ने शिप की तरफ कदम बढ़ाए तो रोहान फ़ौरन बोला। जहांगीर ने मुड़कर रोहान को देखा था। सर्च वारंट लेकर आया हूँ मैं। जहांगीर ने अपनी पॉकेट से पर्चा निकालते हुए कहा, जिससे एक पल के लिए रोहान के चेहरे का रंग बदला।
जी, तो ये थी हमारे नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और ये तो मैं कह नहीं सकती कि अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना मर्ज़ी कह लूँ आप लोग नहीं देंगे। तो खैर मर्ज़ी आप लोगों की। अब ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट पार्ट कैसा लगा। इंशाल्लाह कल लास्ट पार्ट आ जाएगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? क्या रूहान पकड़ा जाएगा या निकलेगा कोई और सच? आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें एक दफ़ा हम अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तफ़ैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान जी, कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ आप देखने वाले प्लीज़ रिस्पॉन्स दें, आपकी मेहरबानी होगी। आपकी वजह से हमको धमकी मिल चुकी है, प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। बिल्कुल भाई, रिस्पॉन्स दिया करें। और आप ही हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं, अच्छे अच्छे नावल लेकर आती हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं देते। आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल यार, आप लोगों की डिमांड पे ही लेकर आती हूँ ना। जिस तरह का आप लोग पसंद करते हैं मैं उस तरह का लेकर आती हूँ, तो फिर आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है ना कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दें, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तफ़ैल। आपको अच्छा लगता है नावल, मुझे खुशी होती है। और आपका तो मुझे पता है कि आप तो बग़ैर कहे ही मेरे साथ हैं, तो थैंक यू वेरी मच। देन सुलीहा कह रही हैं दी वे ही सैड अपनी उंगली घुमा दो। कौन सा था ये? आई डोंट नो, बट थैंक यू वेरी मच। दैन गौसिया खान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। सईदा शबनम कह रही है नाइस एपिसोड 5, बट नावल का नेम बताया करें लास्ट में, तो रीड करने में और अच्छा लगता है। नावल का नेम मैं जब से चैनल बनाया शुरू से ही ये मेरा रूल है कि जो शॉर्ट नावल होता है वो वीडियो के लास्ट में मेंशन हो जाता है, और जो एपिसोड वाइज नावल होता है वो लास्ट एपिसोड में नेम मेंशन होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। ज़ैनब सगीर कह रही है अच्छी थी एपिसोड, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। दैन सबिहा सुल्ताना कह रही हैं रीत शाह के नावल तो कमाल के होते हैं। इस नावल के हीरोज़ तो लाजवाब हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी हमसफ़र को इज़्ज़त दी। ऑसम एंड अमेजिंग नावल, थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क सिस्टर एंड अरीत शाह इज़ ब्यूटीफुल नावल के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। नो डाउट अरीज के नावल्स वाकई बहुत अच्छे होते हैं, और थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा काम भी पसंद आया, बाकी आपका कमेंट मैं अरीज तक भी पहुँचा दूँगी। थैंक यू वेरी मच। दैन समिया पैटल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं समिया? दैन शबनम बशीर कह रही हैं बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच शबनम बशीर। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शाज़िया कह रही हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शाज़िया। आपको क्या हो गया? आपने मुझे सिर्फ छोटा सा कमेंट किया है वजह। दैन एक लाइन भी उन लोगों के लिए नहीं जो रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वेट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए मैं एक लाइन भी ना बोलूं उन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो लोग वेट करते हैं। और लिटरली ये नावल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से स्टार्ट कर दिया, वरना जितना मेरा दिल दुखा था ना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं इसे स्टार्ट करूँ, इसे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो जो मेन बात है वो ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ज़्यादा रिकॉर्डिंग करती हूँ। जो आज वाला नावल, जो आज एपिसोड अपलोड होगी ना, मतलब ये जो अभी मैं बोल रही हूँ इसमें, ये मैं रिकॉर्डिंग एक दिन पहले कर रही हूँ, मगर मतलब कि आज थर्सडे है। ये थर्सडे को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन ये अपलोड फ्राइडे को होगी। तो जो आज थर्सडे को अपलोड होगी ना, उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी लाइनें मैंने बोली हुई हैं। वो एक वो हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है, वो आज अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने बोला हुआ है कि सिर्फ आप लोगों की ही वजह से मैंने नावल कंटिन्यू किया है। और वो जो आपके कमेंट्स थे जिसमें आप लोग बोल रहे थे कंटिन्यू करें, वो भी जो पिछली वीडियो गुजर चुकी है उसमें मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े और आप लोगों को कहा भी है कि सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से इसे कंटिन्यू किया, वरना मेरा इरादा नहीं था। तो ऐसा हो सकता है, इतनी जल्दी बदजन मत दुआ करो आप लोग मुझसे। आप लोगों के प्यार की वजह से ही तो मैंने अपने चैनल पे रिस्क लेकर इसे कंटिन्यू किया, ठीक है ना। तो दैन वसीम खान कह रही है आपने तो सुबह मुझे डरा ही दिया था कि एपिसोड नहीं दूंगी। शुक्रिया एपिसोड देने के लिए। मैं आप लोगों को डरा देती हूँ, और जो आप लोग मेरे साथ करते हो वो अच्छा करते हो। लेकिन क्या करूँ, आप लोगों का मुंह लिहाजा मार जाता है मुझे कि नहीं भाई, मेरे लिसनर्स बेचारे जो रिस्पांस देते हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, जैसे मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों की कुछ जो चंद लोग रिस्पांस देते हैं ना, सिर्फ उन लोगों की वजह से नावल कंटिन्यू किया है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच वसीम, इंशाल्लाह हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। दैन
और जब से चैनल बना है कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि मैंने एपिसोड वाइज नॉवल स्टार्ट किया हो और उसे कंप्लीट ना किया हो। लेकिन इस दफ़ा लिटरली मेरा दिल इतना दुखा ना कि मैंने आप लोगों की फरमाइश पे इसे स्टार्ट किया था। ऐसा भी नहीं था कि आप लोगों की डिमांड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद रिस्पॉन्स नहीं आया तो बस फिर मेरा दुखी होना बनता था ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के इंसिस्ट करने की वजह से मैंने बोला कि नहीं भैया, आप लोगों के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, मेरा चैनल बड़े बाल में चला जाए। तो थैंक यू वेरी मच। देन जाकिर मियाँ कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। देन सविता कह रही हैं बहुत अच्छा एपिसोड था आज का, बस जहांगीर का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वाकई छोटी छोटी बातों में जाहिलों की तरह लड़ रहा है आगोल से। मेन चीज़ पता है क्या है, आगोल का जो शुरू में बिहेवियर था ना, वो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि माँ बाप ने उसे शुरू में ही जिस तरह से पाला, जिस तरह का माहौल दिया, वो वैसी बनेगी। और जो जहांगीर का रवैया था मेरे मुताबिक वो भी ठीक था, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो आगोल ने सबसे पहले तो उसकी जो दादी थी, जिसे वो शख्स इतनी मोहब्बत करता है, बगैर कोई उनकी इज्जत रखे उन्हें कह दिया कि आप यहाँ से जा सकती हैं, उन्हें भेज दिया, ठीक है। फिर शादी मेहंदी की रात ही आगोल ने जिस बदतमीज़ी से कहा कि उसे जहांगीर से शादी नहीं करनी थी, फिर उसने सुना, फिर उसने उसे किसी और लड़के के साथ देखा, वो भी होटल के रूम में, फिर वो पुलिस स्टेशन जा चुकी है। तो एक तरह से देखा जाए तो आई थिंक सो कि एक फितरी अमल था, और ये सब कुछ हो सकता है कि उसे सुधारने के लिए भी हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। बाकी देन गौसिया खान कह रही हैं थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। आयत इंसारी कह रही हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच आयत इंसारी। देन सहर इशफाक कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, बहुत बहुत ज़बरदस्त स्टोरी जा रही है, थैंक यू वेरी मच सहर, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शहनाज हफीब कह रही है नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच शहनाज हफीब। देन सुहान अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सिस, वालेकुम अस्सलाम। इसमें कपल कितने हैं और पुलिस ऑफिसर का नेम क्या है? इसमें 2 कपल्स हैं और पुलिस ऑफिसर का नेम जहांगीर है, ठीक है भाई। बाकी वीडियो एंड होने के बाद मेरे नेट को क्या हो गया है, मैं आपको ये मेंशन भी कर दूँगी, ठीक है। देन मिनबुन कह रहे हैं लव यू हो गया, कल मुझे लगा आप नहीं आएंगी तो मैंने पहले ही नहीं देखा, अब देख के दिल गार्डन हो गया। थैंक यू वेरी मच। बाकी बस आप लोगों से भी लव यू है तो दे दी है ना, वरना जितना आप लोगों ने मुझे तंग किया था बनती नहीं थी देनी, है ना। लेकिन खैर आप लोगों की वजह से, कुछ जो मेरे लिसनर्स हैं जो मुझे रिस्पांस देते हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं मजबूर होकर मुझे देना पड़ा है। तो देन तंजीला कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस नावल, योर वॉइस इज़ रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच तंजीला, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम सिस, थैंक यू वेरी मच शासिया। देन हारिस खान कह रहे हैं प्यारी आप भी ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हारिस खान जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी और क्या लगता है कि अब लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो एंजॉय करें आज के एपिसोड। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।